क्योंकि वो टाइम बचा नहीं था हमारा डिस्कस करने का, क्योंकि उसका इंडिकेशन करना तो गाजी बाबा भी देख लिया होगा अंदर स्क्रीन पे। तो बीनू ने मारा इस पे लात मारने के बाद जो पहला रिस्पांस हुआ वो तो भयानक हुआ। मतलब सीधे शायद गोली तो बाद में, ग्रेनेड पहले आई। 14 राउंड के बाद मेरा हाथ झूल गया, मेरे हाथ पे पूरा बस्ट आया, क्योंकि जो पेट में गोली गई वो अंदर ही लॉस्ट हो गई, पैर की साइड से फाड़ के निकल गई। तो जिस तरह से ओसामा बिन लादेन यूएसए के लिए नंबर 1 टेररिस्ट था, उसी तर्ज पर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसको ओसामा बिन लादेन डिक्लेयर किया। पीएम का सेफ डिपार्चर हो गया, भाई वीआईपी सेफली चला गया, इस एक अचीवमेंट है। यस। और आपने उस दिन होने वाले नरसंहार को बचा लिया। उसमें टार्च वार्च मार के हम लोगों ने चेक किया तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, लेकिन जितना वेपन था वो तो बेनता, पूरा कोट, दिल्ली का नक्शा, 75,000 रुपये कैश, आईडी बनाने का मेजरमेंट के लिए तराजू, डिफरेंट मटेरियल, धारा के कैनेस्टर के अंदर पूरे ग्रेनेड्स भरे हुए, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट्स, AK-47 ग्रेनेड्स, पिस्टल, एवरीथिंग गाड़ी में बिठाया। जो हम चलने लगे थे रास्ते में बोला साहब हमको मारो वारो मत, बड़ा चिकन हार्ट टाइप था। बोला साहब मैं सिंचाई विभाग में क्लर्क हूँ, ये घर जैश ए मोहम्मद ने हमको 6 लाख रुपए में खरीद के मेरा नाम रजिस्ट्री कराई है, पेमेंट जैश ए मोहम्मद ने दिया है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। और आज के जो गेस्ट हैं हमेशा की तरह बहुत ही एक्सेप्शनल हैं, और वो हैं श्री नरेंद्र नाथ दुबे, कीर्ति चक्रा, DIG ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने गाजी बाबा, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस टेररिस्ट, उनको न्यूट्रलाइज किया है। ये वो है जिसने 2001 का पार्लियामेंट अटैक्स को मास्टरमाइंड किया था। इसके अलावा वो जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर्स में से थे, मौलाना मसूद आजाद के खास आदमी थे, और कई सारे इन्होंने वैली के अंदर टेररिस्ट अटैक्स में ही हैड अ मेजर रोल टू प्ले। एंड यस, बिफोर वी गेट ऑन विद श्री दुबे, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे मॉन्क्स एंड वॉरियर्स क्लिप्स वाला चैनल चेकआउट नहीं किया है, फॉर शॉर्ट स्टोरी, जिनके पास टाइम कम है, यू मे लाइक टू जस्ट गो एंड चेक इट आउट। जय हिंद सर, थैंक यू सो मच इनफैक्ट सर कि आप हमारे इस शो में आए सर। वी आर एब्सोल्युटली ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। सेम हियर, सेम सर, हियर। जय हिंद सर। इनफैक्ट सर मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है कमांडेंट आनंद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यस। तो मेरी और उसकी बात हो रही थी, एंड उसने जब आपके बारे में बताया कि, तो हम दोनों को लगा यार कि सर को किसी भी तरह से लेकर आना है एंड बात करनी है सर से। हम तो किडनैप करने का भी प्लान पूरा तैयार था हमारा। बट आपके किस्से सुन के डर गए जब हमें पता चला आपने क्या किया है। मुझे खुशी है कि मतलब वेटरन लोगों की एटलीस्ट किडनैपिंग वैल्यू है, सर, तो इट विल फेच सम वैल्यू। आई एम सो हैप्पी विद दैट। सीरियसली सर, आपने जो किया है, मतलब एंड आप इतने लो प्रोफाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं सर? आई वाज सो सरप्राइज कि आपके बारे में लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली जो भी किया वो तो एक अपॉर्चुनिटी है, जिसको कहते हैं ना कि देश ने, डिपार्टमेंट ने, जहाँ जिसको आपने अडॉप्ट किया, जिसकी वर्दी पहनी, जिसका नमक खाया सर, जिसकी आपने सैलरी ली, जिससे आप परिवार को भी आपने अपकीप किया, मेंटेन किया, तो ये तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, मौका तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, और लो नहीं जाने दे सकते थे। नहीं, कैसे जाने दे सकते बिल्कुल। क्योंकि अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स द डोर ट्वाइस। एंड सभी लोग सर उस हाँ। अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं सर। वेट करते हैं। एक गाजी बाबा वाला ऑपरेशन था, उसको जी जी जी। इंडिया का ओसामा बिन लादेन भी बोला गया, जो जी। पार्लियामेंट अटैक के लिए जिम्मेदार भी था। एंड आप उस ऑपरेशन के पीछे सबसे बड़े किरदार रहे सर, तो उसके बारे में सर। गाजी बाबा, बिल्कुल आपकी बात सही है। गाजी बाबा, ओसामा बिन लादेन डिक्लेयर क्यों हुआ, उसका मेन रीजन यही था कि 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पे दिन में 11 बजे विजय चौक साइड से तब हमला हुआ जब पार्लियामेंट सेशन में थी। वो 242 MPs अंदर थे। वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर कृष्णकांत का भाषण हो रहा था, और वो भाषण देके अपने कारकेट के साथ निकल ही रहे थे। तो जैश ए मोहम्मद ने इतना बड़ा कांड किया कि पार्लियामेंट सेशन में थी, हमला किया, और उसमें दुनिया की इकलौती ये पार्लियामेंट थी जिसपे हमला हुआ था। उससे पहले वर्ल्ड के किसी पार्लियामेंट पर अटैक नहीं हुआ था। तो एक बहुत बड़ी बात थी। आप फर्ज कीजिए 242 MP अगर ट्रैप हो जाते हैं अंदर, तो IC 814 से कंपेयर करिए कि हमारी क्या पोजीशन होती, क्या एम्ब्रेसिंग पोजीशन होती। उस हमले को मास्टरमाइंड किया था ताहिर नदीम राना,
अक्का गाजी बाबा, जो कि बहावलपुर चिरचिल पाटनी गांव का रहने वाला था, पंजाब पाकिस्तान का. ही वॉज ऑन द रोल ऑफ मेजर इन दी पाकिस्तान आर्मी एंड उसने 10 साल रशियन फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान में भी काम किया था. और उसके बाद वो इंडिया के LOC की तरफ उसको डाइवर्ट किया था SI ने. तो वो अपने आप में बड़ी भारी हस्ती बन चुका था मौलाना मसूद अजहर के रिहाई के बाद से. रादर मौलाना मसूद अजहर को रिप्लेस ही इंडिया में उसी ने किया था. मौलाना मसूद अजहर जब फेक पुर्तगीज पासपोर्ट पर वाया ढाका मालदा होते हुए इंडिया में एंटर किया था, तो हमारी खुशकिस्मती थी और उसकी बदकिस्मती कि वो 39वें दिन ही गिरफ्तार हो गया था अनंतनाग से. तो उसकी लीडरशिप का जो वैक्यूम था उसको गाजी बाबा ने भरा. और उसके बाद उसने भारत में मेनलैंड में भी और जम्मू कश्मीर के अंदर उसने बड़े सेंसेशनल अटैक्स किए और जिनमें काफ़ी जानें गई. उसमें 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर पर विधानसभा पे सुसाइड अटैक और 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर अटैक, ये दोनों बड़ी भारी घटना मानी जाती है. उससे पहले भी उसने बदामी बाग कैंट, उसके वाला वंधामा मासेकर अटैक, IC 814 हाईजैकिंग में उसका हाथ. तो ये सारी जितने घटनाएं हैं ये जैश ए मोहम्मद के बैनर के नीचे इंडियन सॉइल पर एज ए चीफ ऑपरेशनल कमांडर गाजी बाबा कर रहा था. पार्लियामेंट अटैक के बाद वो तिलिस्म बन गया था. मेनली पार्लियामेंट अटैक में ही क्रैक हुआ कि ये इतने बड़े कांड का करने वाला कौन है. और वो सिर्फ क्रैक हुआ, लैपटॉप उसका सीज हुआ. दिल्ली पुलिस पोटा केस में एक ही FIR दर्ज हुई थी, कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन, जिसके अंदर संसद भवन आता है. और उस अटैक के बाद जब इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस ने शुरू किया तो 10 लाख रुपए जो गाजी बाबा को मिलने थे और लैपटॉप ये पारिमपुर सब्जी मंडी श्रीनगर में यहाँ से भेजा गया था. और उसके पूरे सुसाइडर्स ऑलरेडी 3 से 4 महीने पहले दिल्ली में आ चुके थे. और पटेल चेस नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी साइड में उन्होंने किराए का घर लिया था. फिर उन्होंने सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार ली थी जिसको तिलक नगर एरिया में उन्होंने उसके बूट को मॉडिफाई कराया था. सारा RDX गाजी बाबा ने प्रोवाइड किया था. थोराया वायरलेस सेट से, थोराया सैटेलाइट सेट से वो कंप्लीट कमांड दे रहा था. और सुसाइडर्स का जो 5 आदमी का दस्ता था दिल्ली में वही भेजने वाला था. और उसका एक डेप्टी था नूर त्राली. नूर त्राली अपने आप में एक स्टोरी है, वो हम लोग कभी चर्चा करेंगे. नूर त्राली के बगैर गाजी बाबा का चैप्टर पूरा नहीं होता. नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ नूर त्राली उर्फ ड्वार्फ, बौना था वो, त्राल एरिया का बौना. उसको अल कलाम जो मैगजीन है जैश ए मोहम्मद की, उसने उसके मारे जाने के बाद जो उसको ट्रिब्यूट दिया था, वो ट्रिब्यूट में लिखा था कि जनरली दुनिया में बौने लोग होटल के बाहर या सड़क पे ट्रिक प्ले करते हुए देखे जाते हैं, फन करते हुए. लेकिन नूर मोहम्मद तांत्रे ने जैश ए मोहम्मद के अकीदे को और जैश ए मोहम्मद के मुहिम को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में जो रोल प्ले किया है, उसके लिए जैश ए मोहम्मद उनको हमेशा याद रखेगा. दैट वाज द ट्रिब्यूट गिवन टू दिस कश्मीरी टेररिस्ट. तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सुसाइडर के मोबाइल से मोबाइल डिटेल निकले, उसमें वो सुई गाजी बाबा की तरफ गई. और अफजल गुरु के जो बयान थे उसमें क्लियर हुआ कि गंदरबल जकूरा एरिया के पहाड़ी से लेके और त्राल एरिया तक गाजी बाबा का ऑपरेशनल एरिया है, इसी एरिया में घूमता है. उसमें दिल्ली पुलिस ने और तमाम लोगों ने काफ़ी कोशिश भी करी कि उस एरिया में रेड वेड करके और ऑपरेशन करके उसको पकड़ा जाए, बिकॉज ही वाज डिक्लेयर ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया. और वो इसलिए डिक्लेयर हुआ था कि 9/11 में ओसामा बिन लादेन मैंने एक्यूज था. तो जिस तरह से ओसामा बिन लादेन USA के लिए एक नंबर 1 टेररिस्ट था, उसी तर्ज पर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इसको ओसामा बिन लादेन डिक्लेयर किया था. तो इसका थोड़ा हिम्मत बढ़ गया था. पार्लियामेंट अटैक के बाद इसके मोराल बहुत हाई थे. और सन 2000 अगर आप फर्ज करिए, सन 2000 में सुसाइड अटैक अपने चरम सीमा पे था. 2001 बहुत ज़्यादा था. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद तो 2001 में कॉप किलिंग बहुत शुरू हो गई थी. कॉप किलिंग इन श्रीनगर सिटी इंक्लूडिंग किलिंग ऑफ आर्मी जवान्स, BSF जवान्स, पुलिस पर्सोनल, SSB जो एक डिफरेंट रोल में थी, CRPF,
तो खाकी या फौजी ओजी वर्दी देख के ये किलिंग करते थे और साइलेंसर पिस्टल से करते थे और ग्रेनेड थ्रोइंग, इससे बहुत लॉस हुआ। पूरे हिस्ट्री में इतना ज़्यादा किलिंग कभी नहीं हुआ था। तो गाजी बाबा ने अपना हाइड आउट इंटीरियर से हटा करके उस श्रीनगर सिटी में शिफ्ट कर लिया था। घटनाक्रम को देख करके लगता था कि इसने कि यहाँ कोई है तो, बट मुकम्मल यही है ये नहीं पता था। लेकिन डायरेक्शन फाइंडर से आर्मी कुछ क्लू आर्मी के पास था। जो अब डायरेक्शन फाइंडर से लैट लॉन्ग निकालते थे, हमारे पास वो टेक्निक तब नहीं थी। तो हमारा मंथली एक रिटर्न आता था कोर हेडक्वार्टर से, 1 महीने की समरी कि पिछले 1 महीने में इस लैट लॉन्ग पे इस कॉल साइन का ट्रेस देखा गया है। पतले से टाइप किए हुए पेपर पे आता था टाइपराइटर के, उससे कुछ हम लोग डॉट्स कनेक्ट करते थे मैप के ऊपर। तो इसी तरह से एक दिन एक आर्मी के मेजर नौटियाल HMT में, जहाँ HMT पे उन लोगों का हेडक्वार्टर था, वो आए, बोले सर कुछ हमको गाजी बाबा का ट्रेस मिल रहा है इस एरिया में, तो हम ऑपरेट करना चाहते हैं। तो हमने क्या, इस एरिया में तो हमें कुछ मिला नहीं, किलिंग्स हो रही हैं लेकिन वो कहाँ है, नया आइडिया है। तो हम दोनों गए, हम दोनों जॉइंट कार्डन सर्च भी किया लेकिन कुछ मिला नहीं। 2-3 महीने बाद दोबारा मेजर नौटियाल आए, तो उन्होंने कहा सर है यहीं पे। तो उस बार मैंने बोला यार आप इंडिपेंडेंट कर लो, आप पूरे एरिया में जहाँ चाहो कर लो, बता देना। उन्होंने भी कंडक्ट किया, कुछ नहीं मिला। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी कुछ हिंट मिलता था कि ये श्रीनगर सिटी के अंदर है, बट एग्जैक्टली कहाँ है, इतने साइंटिफिकली डिजाइंड हाइड आउट के अंदर ही होगा इसका तो किसी को इल्म था नहीं। लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर ने श्रीनगर विजिट का दौरा ऐलान किया, तो ये इसने मन बनाया कि इस दौरा में हमको और नाम कमाना है, हाँ, कुछ तो करना है, कुछ करना है। और वो ऐसा फेज चल रहा था कि दोनों लीडरशिप, इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप, बातचीत चल रही थी। दे वर इन डायलॉग टू रिजॉल्व द इशू, जनरल परवेज मुशर्रफ एंड वाजपेयी जी। हालांकि करगिल हो चुका था उससे पहले पार्लियामेंट अटैक भी हो चुका था, उससे पहले तमाम ये जो ऑपरेशन पराक्रम वाला पीरियड निकल गया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों लीडरशिप बातचीत में इंगेज हो चुकी थी, इंक्लूडिंग आगरा समिट। लेकिन गाजी बाबा जैश ए मोहम्मद का धड़ा इस बात को तस्दीक नहीं करता था। वो एक पैरेलल लीडरशिप की वी आर बिगर देन द साइज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिक्स। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है तो इसमें हम कुछ बड़ा नाम कमाएंगे, और मारा वो इसी चक्कर में गया। उसने अपनी एम्बिशन का जो लेवल है ना, ग्राफ बहुत ऊपर कर दिया था। तो पीएम ने अगस्त का 27-28 अगस्त 2003 का डेट चुना कश्मीर दौरा का। तो एज यूजुअल जो बैटल ड्रिल शुरू हो जाती है, मीटिंग शुरू हो गई कि कैसे होगा। तो थोड़ी लोगों को इस बात पे भी चिंता हुई कि लीडरशिप हैड डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय रोड फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट टू डाउनटाउन एंड फर्दर टू जम्मू कश्मीर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन डलगेट। अगर दोनों को कनेक्ट करिए तो पूरा रास्ता डाउनटाउन होके जाता है। डाउनटाउन थिकली पॉपुलेटेड एरिया को ट्रेवल किए बगैर आप पहुंच ही नहीं सकते डल पे, और वो एरिया ही चैलेंज था। ओके, फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि श्रीनगर सिटी के इस रूट को कौन सिक्योर करेगा। सिक्योर कौन करना था? BSF ही थी एट द हेल्म ऑफ अफेयर सिटी में। तो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज वाज गिवन टू BSF कि you have to secure the route and there has to be completely safe passage to the PM's carpet. How to do it? तो उसको कंप्लीट रूट की मैपिंग हुई। रूट की मैपिंग के बाद ये हुआ कि कंप्लीट रूट वी विल ऑक्यूपाई 3-4 days in advance. Whatever the वहाँ सांप बैठा हो, बिच्छू बैठा हो, आदमी बैठा हो, हथियार हो, वो ऑक्यूपाई करने के चक्कर में हमारी 3-4 कैजुअलिटीज़ भी हुई। अच्छा, कैजुअलिटीज़ हुई कि एरिया डोमिनेशन एडवांस में शुरू हो गया, और लाल चौक एरिया, कुक्कड़ बाजार, मैसुमा, डाउनटाउन, इस एरिया में इतनी लेन्स एंड बाई लेन्स हैं कि उसमें पिस्टल शूटिंग से हमारी 2-3 कैजुअलिटी हुई। लेकिन लड़कों ने पोजीशन नहीं छोड़ा। किसी की शहादत हुई तो अगले दिन दूसरा वहाँ खड़ा है टू फेस द बिगर चैलेंज। पूरा रूट सिक्योर हुआ, और करीब 48 आवर्स पहले एक एक रूट का जो साइड के घर थे उनका जो भी आउटर यूनिट था वो ऑक्यूपाई कर लिया फिजिकली कि भाई हम वॉशरूम मैनेज कर लेंगे, खाना मैनेज कर लेंगे, हम बैठेंगे यहीं पे।
तो कोई इनग्रेस अलाउ किया नहीं। पीएम का कारकेड लैंड हुआ 27 तारीख को दिन में करीब 1 बजे 1-2 बजे। उसके बाद उस कारकेड को एयरपोर्ट से लेके और डलगेट एरिया में जाना था, सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम। तब तक पीएम का कारकेड निकला, बटमालू बस अड्डे के अंदर बीएसएफ के पेट्रोल पे अटैक हो गया। कितना डिस्टेंस था सर? डिस्टेंस कोई आधा किलोमीटर 400 मीटर। ये जो रूट था उस रूट पे नहीं था, ये कहीं और रूट था? से साइड में था, एग्जैक्टली रूट पे नहीं था, लेकिन रूट से कोई 200 मीटर अटैक कर लीजिए। अच्छा। अटैक यूं हुआ कि पूरा बस अड्डा हड़ताल हो जाएगी थी। जैसा आपको पता, कोई डिग्नेटरी कश्मीर में आती है तो वहाँ एक जनरल हड़ताल का फैशन रहा है, अभी तो नहीं है, पहले था। Yes. तो उसमें इन्होंने हुर्रियत ने हड़ताल का कॉल दिया, तो सारे बसेस डेजर्टेड हालात में छोड़ के बस अड्डे से सब लोग अपने अपने घरों में थे। लेकिन उसी में से किसी एक बस में एक टेररिस्ट रात को सो गया वेपन लेके, और जब पीएम कारकेड निकल गया और वहां से पेट्रोल मूव करने लगी तो बस से निकला, फायर किया और 2 को मार दिया, मार के वेपन छोड़ के भाग गया। जिस AK-47 से मारा वो भी वहीं छोड़ दिया, अच्छा, इसलिए कि खाली हाथ हो जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, आगे भागने के मिल लिए जाएगा। आसान हो जाएगा, कहीं भीड़ का पार्ट बन गया और निकल गया वो। वी रिएक्टेड, हमने कैजुअलिटी उठाई और इवैक्यूएट किया, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट सेव द लाइफ। उसके बाद सेट से खबर आ गई कि पीएम अपने वेन्यू पे पहुंच गए हैं, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन डलगेट। ये खबर आना और लाल चौक पे अटैक, दूसरा अटैक हो गया, ये खबर भी आ गई कि इतने देर के अंदर, इतने देर के 15-20 अंदर ही मिनट। हुआ क्या कि जब पीएम चले गए तो आरोपी फिर वहां से उठना शुरू होती है। रोड ओपनिंग पार्टी तो Yes. जगह खाली करेगी। ज्यों उसने जगह खाली करी त्यों जो प्रिपेयर्ड लोग थे जिन्हें अटैक करना था वो एक्शन में आ गए। तो ग्रीनवे होटल लाल चौक पे सुसाइड अटैक हुआ। सुसाइड अटैक हुआ, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग घुसे। वी सफर्ड 2 कैजुअलिटीज, वी किल्ड 6 टेररिस्ट। 6 टेररिस्ट ने सुसाइड अटैक किया था। 6 टेररिस्ट ने ग्रीनवे होटल में एंटर कर गए, वो घुस गए और एक जर्नलिस्ट को मारा फर्स्ट फ्लोर पे, जावेद करके था। और उन्होंने वो जगह इसलिए चुना कि लाल चौक के साथ था, जस्ट टू हाईलाइट हमने लाल चौक में अटैक कर। और ये तो पीएम के रूट के पास में था। पीएम रूट साथ में गुपकार रोड से पीएम निकल गए, यानी बगल वाले साइड से एक रोड जा रही उसके पैरेलल रोड से निकल गए थे। Okay. पीएम अपने वेन्यू पर पहुंच भी गए थे। आरोपी जब उठने लगी तो इन्होंने अटैक कर दिया होटल पे। इनको मकसद ये था, ये तो आप जान ही रहे हैं कि पीएम की जैसी सिक्योरिटी में पीएम को तो कुछ कर नहीं पाएंगे ये, लेकिन पीएम के प्रेजेंस में अगर उन्होंने इतना सेंसेशनल अटैक कर दिया तो इट इज इटसेल्फ ए न्यूज। मीडिया हाईलाइट। they intended that and they did the same thing. पूरी रात फायरिंग हुई और आई एम वेरी श्योर कि whosoever is staying at the venue of PM वो रात को सो नहीं सकता, क्योंकि पूरी रात बुलेट शॉट्स वहाँ जा रहे थे। उस जगह से पीएम जहाँ ठहरे थे वहाँ के बीच में दूरी ही नहीं है, तो पूरी रात ही गोलियां सुनते रहे होंगे। जस्ट टू कन्वे मैसेज की सी द ऑडासिटी, हम इतने ढीठ हैं कि हम ये कर सकते हैं आपके प्रेजेंस में। तो क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग ड्रिल में वी किल्ड ऑल 6। वन ऑफ आवर DIG सफर्ड अ बुलेट शॉट इन शोल्डर, देसराज, जो कि इवैक्यूएट हुए मेरे सामने ही। हमको कहा गया आप अपने एरिया में जाओ, अपना जुरिडिक्शन देखो, क्योंकि मेरा जुरिडिक्शन नहीं था, उसके बगल में था, लेकिन वहाँ रिएक्ट सारे करते थे, सब लोग सराउंडिंग एरिया के रिएक्ट करते थे। मैं अपने एरिया में आया, टीवी पे देख रहा था DIG इवैक्यूएट हो रहे हैं। हमने बोला एरिया टाइट रखो, जो भी जिसका जो जुरिडिक्शन है। और एक हमने एक बड़ा अनकन्वेंशनल मेथड अपनाया उन 2 दिनों के लिए, जिसको आप टिपिकली कॉम्बिंग कहते हैं। हमने बोला कोई सेक्शन प्लाटून नहीं, टोटल ट्रूप्स डिवाइडेड बाय 4। सीधे आपके पास 28 लड़के हैं, 7 ग्रुप बनाओ। कहे सब 4-4 आदमी। मैंने कहा लेन्स बाय लेन्स में घुस जाओ, एक लेन दूसरे लेन के सपोर्ट में रहेगी, मरोगे तो चारों मारे जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेन कोई मत छोड़ो। बड़ा काम आया और 28 को जो हुआ उसी का रिजल्ट था। तो वहाँ एक कस्टमरी है कि कोई अगर शहादत हुई है तो अगले दिन उसको रीत सेरेमनी के लिए एयरपोर्ट जाते हैं हम लोग। तो 27 की रात को जो कैजुअलिटी हुई थी, उनका जो मार्टियर की बॉडी थी वो उनके नेटिव प्लेस को ट्रांसपोर्ट हो रही थी, तो उसको हम लोग उसको सामान देने के लिए एयरपोर्ट गए। दैट टाइम पीएम वाज इन सिटी। वहाँ से लौट रहे थे, तब तक पीएम निकल गया, पीएम का कारकेट क्रॉस हो गया और उनका एयरक्राफ्ट भी दिल्ली के लिए चल पड़ा। बजा था करीब 2-2:30, 28 अगस्त। तो अपने हेडक्वार्टर में आते समय रास्ते में मैंने DIG को भी देखते आया जिनके शोल्डर में गोली लगी थी। हमने कहा इन रूट हैं तो देख लें, उनका हाल चाल देखते हुए आए। कैंपस में घुसे, मैं सोचा घर में जाऊँ खाना खाऊं,
तो स्टेट वे, तब तक खबर आया बरारी चौक पे ब्लास्ट हो गया। बरारी चौक This is SMHS the हॉस्पिटल, third incident. थर्ड इंसिडेंट। तो बरारी चौक ब्लास्ट साइट पे जब मैं पहुंचा तो देखा कोई उससे लॉस नहीं हुआ था। उन्होंने एक साइड में जान के एक टोकरी में बम रखा था और उसको रिमोट से ब्लास्ट किया जस्ट टू गेन अ न्यूज़, लेकिन उससे कोई किसी की कैजुअलिटी हुई नहीं, क्रेटर बन गया था। तब हमने बोला ठीक है, कुछ हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बाकी जिसका एक्शन है वो लेगा। अंदर आए, घर में घुसी रहे, तब तक हमारे एक कंपनी कमांडर हिमांशु गौड़, उसका इंटरकॉम पे कॉल आया, जो मैग्नेटोफोन Yes. होता है एक्सचेंज के थ्रू। मैंने हाँ हिमांशु बोल, तो कह रहा है कि सर आप तुरंत आ जाओ। घबरा। आप तब डिप्टी कमांडेंट थे? मैं तब सेकंड इन कमांड था, यू 2IC? मैं 2IC था और कमांड इसलिए कर रहा था कि CEO छुट्टी गए थे, अच्छा, तो मैं ही कमांड में भी था, बट बाई रैंक में 2IC थे। तो मैं सोचा कि हिमांशु की लोकेशन को देख के हमेशा चिंता लगी रहती कि अटैक होगा यहाँ, क्योंकि हमारा ऑपरेशनल बेस था और बड़ा एग्रेसिव अफसर था। तो हमको लगता था कि किसी न किसी दिन इसके हेडक्वार्टर पे जरूर घुसेंगे साले। और वो खटिया बिछा के बाहर ही सोता था, बिल्कुल कमरे के दरवाजे के साथ ही सोता था। कहता सर कुछ होगा तो या तो हम मार लेंगे या मर जाएंगे, इसमें कहाँ अंदर जाऊँ, मैं जगह ही नहीं है। बात तो सही है, और हम सारे वहीं इकट्ठे भी होते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी लाइवली एंड वेरी ब्रेव ऑफिसर। तो आप जाते भी वहीं हो जहाँ थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैं सोचा ये बाकी हिस्सा बताया नहीं, इसका मतलब इसके यहाँ घुस गए टेररिस्ट। तो मैं जिप्सी बैक किया और ड्राइव खुद ही कर रहा था। ड्राइव करते करते वहाँ की ड्रिल थी कि वो हार्न पे हाथ दबा दीजिए, तो जो जिप्सी का हार्न बजेगा तो उस बैरियर से निकलते निकलते जो बैठ गया वो मेरी क्यूआरटी है, जो नहीं बैठा वो मेरी क्यूआरटी नहीं है। ये ड्रिल था। एक टर्न होता था, वो टर्न बैरियर पर आते आते कुछ छिटे छटाते, जो बिल्कुल जूता कोई लूज किया है, कोई हेलमेट लेके बैठा है, कोई 2-4 लड़के अंदर घुस गए। ये स्टैंडर्ड अनस्पोकन ड्रिल था कि इस तरह से निकलेंगे तो जो दिखे वो बैठ जाना, गार्ड वाला ही बैठ जाओ, उसके जगह दूसरा फिर ड्यूटी दे लेगा, टाइम नहीं है। तो मैं और ड्राइवर की सीट खाली थी, ड्राइवर तो उतर के चला गया था। अब मैं सफ़ा कादल, यही ब्रिज जो आप दिखा रहे थे, सफ़ा कादल ब्रिज अप्रोच करते करते मैं सोच रहा था बुलेट शॉट सुनाई देनी चाहिए, बट सरप्राइजिंगली कोई बुलेट शॉट सुनाई दिया नहीं। तो वो क्रॉस करके नलामार रोड पे, इसका जंक्शन पे कंपनी हेडक्वार्टर था, मैं वहाँ पहुँचा, कुछ भी नहीं। और ये पॉकेट में हाथ डाल के स्माइलिंगली बाहर आया, कह रहा सर पाकिस्तानी। मैंने वो कहाँ है? कह रहा बैठे भाई साहब मेरे कमरे में। मैं एकदम की PM सिटी छोड़ रहे हैं आज, लाइव पाकिस्तानी। कह रहा सर आज का मिशन इन्हीं के पास था, भाई साहब के पास। तो मैं उसके रूम में गया तो देखा यंग लड़का 20-21 साल का पाकिस्तानी बैठा हुआ। तो मैंने इससे पहले पूछा हुआ कैसे? कह रहा सर हुआ ये कि जितनी कॉम्बिंग पार्टी हमारी गलियों में थी, एक पार्टी 4 आदमी की एक गली से गुजर रही थी, सामने से साइकिल का हैंडल पकड़े ये जनाब आ रहे थे पैदल। तो लड़कों ने बिनाए जाने की पाकिस्तानी है और पूरा शहर डिजर्टेड है, कर्फ्यू टाइप सिचुएशन, उसमें अकेले टहलते आ रहा है। इसको चैलेंज किया तो ये साइकिल छोड़ के उल्टा भागा, लेकिन एक ऐसी गली में घुसा जो आगे वॉल थी, कूद नहीं पाया। तो लड़कों ने दौड़ा के पकड़ लिया। तो पकड़ा तो ये कुछ उर्दू बोल रहा था, इसकी कमीज उठाई तो पूरा बेल्ट लगा हुआ, एक्सप्लोसिव लगा हुआ है सर, पूरा कंप्लीट बेल्ट लगा हुआ। टैक्टिकल पाउच या एक्सप्लोसिव? नहीं, टैक्टिकल पाउच, नॉट एक्सप्लोसिव। अच्छा, एक पैर में पैंट उठाई तो नी कैप के अंदर पिस्टल, दूसरे पैर में पैंट उठाया तो नी कैप के अंदर वायरलेस सेट, और साइकिल का कैरियर का जब बैग खोला तो रशिको सीरीज की राइफल और 6 और पूरी मैगजीन, यानी कंप्लीट एक्सप्लोसिव छोड़ के सब कुछ था। तो बोला लड़के थोड़े से हिल गए, 4 लड़के थे, तो उनको तो वो बगल के घर से रस्सी मांगने लगे, तो कोई रस्सी उसे दिया तो उसका हाथ बांधे, 4 ही थे। अब बुलाओ बगल की गली से कौन किधर है, उसमें टाइम लगेगा। बोले इसको ओवर पावर कर लिया, और उसकी मारुति कार थी मकान मालिक की, जो गली में पकड़ा तो उसी गाड़ी में कार में डाली और खुद चला के लेकर आए। मैंने घर बड़ा इंटरेस्ट, तो पाउच देख लिया, सारा सामान मैंने देख लिया। तो मैं बोला भाई, मैंने कहा भाई जनाब आपकी तारीफ, तो कुछ बोला नहीं। तो मैंने कहा इतने जेवर आपके सामने लगे हुए, मैंने कहा किस खुशी में लेके घूम रहे थे, घर से नाराज हो गए हो क्या?
फिर मैंने बोला आए कैसे आप? क्या हम ऐसे आ गए, रात को कहाँ सोए, पाइप में सो गए। तो लगा वो अलादीन का चिराग वाली बात करने इधर उधर की। तो हमने कहा कि भाई, हमने कहा देखो टाइम हमारे पास कम है, तो तुम्हें हमें बताना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हैं। तो कहा साहब हम कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा, मैंने कहा चीज़ें तुम्हारी तो है ना। अभी ये हो ही रहा था कि SHO सफा का दल गाड़ी लेके पहुंच गया, थानेदार बाहर बुलाया, कहा जनाब जो बंदा आपके पास है वो पार का है, पाकिस्तान का है। मैं साले तेरे कैसे पता लगा? तो कह रहा सर जब ये साइकिल की छीना झपटी हो रही थी, जब लड़के उसको पकड़े तो लेडीज खिड़की से देख रही थी, तो लेडीज ने लैंडलाइन पर मुझको फ़ोन किया। इट्स अ गुड थिंग कि उसका एरिया में होल्ड था, और लेडीज ने हमें बोला कि जो भी ले गई BSF वो यहाँ का लोकल नहीं है। कह रहा सर मैं भाग के आया हूँ, और मैं जनाब हम सारे साथ ही काम करते हैं, हमको भी इसका। मैंने कहा बिल्कुल यार, ज्वाइंट ऑपरेशन है, तुम मेरे साथ हो, दोस्त हो हमारे। तो जब मैंने देखा कि अब यहाँ इंट्रोगेशन ठीक नहीं रहेगा, तो उसको मैंने गाड़ी में डाला, लेके आ गए हम अपने टैक्टिकल हेडक्वार्टर। वहाँ मैंने बोला कि तुम क्लिपबोर्ड लो, कागज लो, और जो तुम्हें पसंद आने वाली 10 चीज़ लिखो और नापसंद आने वाली 10 चीज़ लिखो। जिसको दुनिया में तुम सबसे ज़्यादा नापसंद करते हो वो लिखो, और जो पसंद वाली वो लिखो। तो कुछ कुछ लिखा, नापसंद वाली में लिखा कि मुझे नंगा होना पसंद नहीं है। तो हमने कहा यहीं से हम शुरू करेंगे। तो कह रहा है कि जनाब ये तो कह रहा कि ये तो गलत है, हमको आप मार दो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते। मारेंगे ही तो नहीं। तो हमने कहा यार यही तो गड़बड़ है। मैंने कहा जो बिना मारे काम बन रहा है। तो धीरे धीरे लाइन पर आने लगा, टूटने लगा हल्का हल्का हल्का। कहा सर हमको मौका मिला नहीं, मैं इनको पकड़ने नहीं देता। मैंने कहा वो तो चलो टाइम बीत गया, आगे की बात करते हैं। देन हमने 95 बटालियन 193 बटालियन BSF बगल में थी, हमारे बैचमेट थे, उसके सेकंड इन कमांड CP त्रिवेदी, जिनका नाम मैंने आपको बताया। तो उनके कमांडिंग अफसर थे मिस्टर पांडे, उनको रिंग किया, वो भी आ गए, क्योंकि मेरे CO छुट्टी पे थे। और मेरा थोड़ा पर्सनल नेचर भी ऐसा होता था कि मैं थोड़ी एक ग्रुप वर्क करता था, कि ये नहीं कि अकेले आए तो मैं करूं, पाकिस्तानी मिल गया, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे नेचर का पार्ट रहा है, नहीं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल टॉप। और सब इसको एक्नॉलेज भी करते हैं कि वाकई में आप करते थे। उनको बुला लिया, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। SSP श्रीनगर आ गए, SSP साउथ, SSP नॉर्थ, DIG सब आ गए, बिकॉज PM was leaving the city, and to catch a live Pakistani who was on suicide mission was a big news in that day. तो बातचीत करते करते फिर सब इतने में खुश थे अभी तक। अरे बहुत ज्यादा। एक तो PM का सेफ डिपार्चर हो गया, भाई VIP सेफली चला गया, इस एक अचीवमेंट है। यस। और आपने उस दिन होने वाले नरसंहार को बचा लिया, और बचाया जिसको पकड़ के वो जिंदा सामने बैठा हुआ है, तो इससे बड़ा क्या टेस्टिमनी है। तो ये कार्रवाई चली रही थी, तब तक उसको एक ऑपरेटर था हमारा, वो ऑपरेटर था 193 बटालियन का। तो उसको भी तो बातचीत करते करते कोई एक लूज वर्ड निकला इस पाकिस्तानी के मुंह से, 07 कोड वोड हम पूछने लगे, तंजीम कोड 07। तो हमारे उस ऑपरेटर ने बोला सर अगर ये 07 है तो ये जैश ए मोहम्मद का आदमी है, और ये गाजी बाबू का राइट हैंड है। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा सर 4 दिन पहले बटमालू में आर्मी के लड़के चिकन खरीद रहे थे, तो इन्होंने क्लोज रेंज से पिस्टल शूटिंग की है, और पिस्टल शूटिंग करके ये भागे हैं शमशान घाट बटमालू की तरफ। तो ये वायरलेस सेट पे गाजी बाबा 39 कोड को रिपोर्ट दे रहे थे कि हमने 3 मुर्गा टपका दिया, आर्मी के 3 लड़कों को मारा, यूनिफॉर्म में मारे गए, उनको मैंने इवैक्यूएट किया, उनका ब्लड मेरे ट्रैक सूट पे लगा था, मुझे भी याद है। हम ही नियरेस्ट थे, हम ही लोग भागे वहाँ पे। होता क्या था कि जितने सीज्ड वायरलेस सेट होते थे टेररिस्ट से, डिफरेंट मॉडल और डिफरेंट फीचर्स के, उनको कोड प्रॉपर्टी के तौर पे लेके हम लोग एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाए थे, और कुछ तो था नहीं अपने पास टेक्नोलॉजी, तो अलग अलग चैनल और फ्रीक्वेंसी पे लगा के उसको चालू छोड़ देते थे, जिसमें मिलिटेंट्स बकवास करते रहते थे, क्लेम करते रहते थे, और 2-3 क्लूड अप ऑपरेटर होते थे जो इनके बकवासनामा को रजिस्टर में लिखते थे। तो जो लिखते थे ना, वो इनपुट अपने आप में एक पैटर्न बनाता था कि महीना टू महीना कोड बदल रहा है, किसका कोड कौन सा है,
कौन कोड किस तंजीम का है, जो आदमी एक्शन करता है वो किसको रिपोर्ट करता है, जिसको रिपोर्ट करता है उसका क्या कोड है, और जो एक्चुअल ग्राउंड में घटना होती थी उसका कन्वर्सेशन से कनेक्ट निकाल करके एक पैटर्न बनता था। उस पैटर्न में ये बात रिफ्लेक्ट कर गई, रजिस्टर निकाला हमने तो वो बिल्कुल घटना हुई थी। तब इसको प्रेशर डाला कि अब तुम सही बात बताओ। इसने बोला हाँ साहब उस दिन मैं था और मैं गाजीपुर का डिप्टी चीफ हूँ। तुम्हारा कोड क्या है? कह रहा मेरा 07 है, उसका 39 है। उसको मास्टर जी भी बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, शहजाद खां भी बोलते हैं, तहसीन भाई भी बोलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई तो हमने कहा यार तुम तो बड़े काम के आदमी हो, गाजी वॉक दे दो। तो कहा साहब वो कहाँ रहता है मुझको पता नहीं। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो तुमको पता है? कह रहा वो तो हमको पता है। तो मैंने कहा उसका क्यों नहीं पता? कह रहा सर हमारा यही मेथड है, हम उसका हाइड आउट नहीं जानते, वो हमारा नहीं जानता। नहीं तो आप जिसको पकड़ोगे तो दूसरे हाइड आउट पे आप आसानी से पहुंच जाओगे, तो हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो मिलते कैसे हो? देन ही टोल्ड कि हम दिन में 2 बार बात करते हैं, 9:30 और 3:30 वायरलेस सेट पे। उसी पे हम मीटिंग पॉइंट फिक्स कर लेते हैं और जो भी आरवी होती है वहाँ मिल के ऑपरेशन डिसाइड कर लेते हैं। ड्यूरिंग उसके अलावा हम बातचीत नहीं करते सेट पे भी। अच्छा, तो तुम कैसे मिलते हो? कह रहा सर ईदगाह एरिया में, रठपुरा एरिया है, वहाँ एक पॉइंट है, ज़्यादातर हम वहीं मिलते हैं। तुम उसको कॉल करते हो तो कितने देर में आता है? कह रहा सर 15 मिनट में आ जाता है। पैदल आता है, ऑटो से आता है, कार से आता है। तो फाइनली वो बोला कभी ऑटो से भी आता है, कभी पैदल भी आ जाता है, बट 15 मिनट में आ जाता है। तो इतना तो हमको आइडिया लग गया कि ये इसी एरिया में है, सिटी एरिया में ही है। और जो पुराना क्लू था वो क्लू भी कनेक्ट हो रहा था। देन ही टोल्ड दैट आप बात करो तो हम 9:30 वायरलेस सेट ऑन करो तो हम बात करते हैं, तो आप उसको पकड़ लो उस एरिया में। हमने कहा 9:30 होने तो तब देखेंगे कल सवेरे। अब बात आई कि तुम जहाँ रहते हो वो बताओ। तो कहा साहब मेरा हाइड आउट है, आप ले लो। उस हाइड आउट में वेपन्स हैं और एक मेरे साथ पाकिस्तानी भी है। पाकिस्तानी होगा तो यू शुड बी रेडी फॉर इनकाउंटर, पाकिस्तानी नहीं होगा तो आपको वेपन और जो भी है मेरी रखी चीज़ मिलेगी। तुम कहाँ रखे हो? बोला छताबल, बिल्कुल वही 193 के एरिया में, करीब 1.5 किलोमीटर पर। वहाँ कैसे है? कह रहा सर 1-1.5 साल पहले आपके एक नए यंग ऑफिसर को वकास भाई, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार दिया था। वो घटना सही बताया उसने। मुकेश बिस्ट TC 193 बटालियन का एक असिस्टेंट कमांडेंट था BSF का। वो दिन में पेट्रोल लेके जा रहा था, अपोजिट साइड से ऐसे ही साइकिल से वकास भाई आ रहा था जैसे ये जा रहा था। तो बिना ये जाने हुए कि पाकिस्तानी है, उसने चैलेंज किया, वकास भाई ने पिस्टल निकाला, उसको मार दिया। वो अफसर वहीं एट स्पॉट मर गया। लेकिन उसका एक असामी NCO था, उसने कार्बाइन से इसको मार दिया, पाकिस्तानी को। तो पाकिस्तानी भी मर गया और उस ऑफिसर भी शहीद हो गया। तो पाकिस्तानी का इंट्रोगेशन नहीं हुआ था, एक एक्चुअल इनकाउंटर हुआ। तो जैश-ए मोहम्मद ने कुछ महीने तक वेट किया कि BSF को क्या असली हमारा हाइड आउट हाथ लगा, जो कि नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि लाइव इंट्रोगेशन हुआ नहीं। हाँ। तो जैश ने उसकी लीडरशिप को रिप्लेस करने के लिए संसार भाई को भेजा था। तो इसने बोला सर वो हाइड आउट है, इसकी कहानी है। ठीक है चलो पहले वहीं से शुरू करते हैं। तो 193 को मैंने त्रिवेदी को बोला कि आप उधर कार्डन लगा लो, आपके एरिया में है। आप वो बोले हम वहाँ कार्डन लगा लेंगे और आप लेके आओ। तो कार्डन उन्होंने लगा लिया करीब 9:30-10 बजे रात को। बोले कि घर घेर लिया हम लोगों ने। और तो वहाँ से फिर हम इस पाकिस्तानी को लेके चले कि वहाँ ले चलें और रेड का काम करें। तो वहाँ उन्होंने अप्रोच किया और सिचुएशन जैसी देखी जो उससे लगा कि दूसरा पाकिस्तानी है नहीं वहाँ। तो जब इसको निकाल के गाड़ी से मूव करने लगे घर के तरफ, तो इसने एक किचन के तरफ इशारा किया, जो घर के बाहर एक मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट किचन बना हुआ था। किचन में ले गया तो वॉल के साथ साउंड बॉक्सेस रखे थे, फिटेड थे वॉल में। इसने बोला बॉक्स हटाओ। बॉक्स हटाया हम लोगों ने तो कोलैप्सेबल शटर था और नीचे एक अंडरग्राउंड तहखाना था। उसमें टार्च वार्च मार के हम लोगों ने चेक किया तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था, लेकिन जितना वेपन था वो तो बेमतहा, पूरा कोट था अंदर। दिल्ली का नक्शा, 75,000 रुपये कैश, उसके बाद ID बनाने का मेजरमेंट के लिए तराजू, डिफरेंट मटेरियल, धारा के कैनेस्टर के अंदर पूरे ग्रेनेड्स भरे हुए,
रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट्स, AK-47, ग्रेनेड्स, पिस्टल, एवरीथिंग। सब कुछ था वहाँ। इतना वेपन था कि निकाल निकाल के हम लोगों ने जिप्सी में पीछे भरा। जिप्सी में इसलिए भरा कि थोड़ी सेफली निकल जाए, कोई चीज़ गिरे गुरे ना, बड़े ट्रक में डालो डर रहता है। और पीछे से डोर बंद किया BP जिक्सी पे, तो कोई आदमी पीछे बैठ नहीं सकता था, गार्ड वाला, इतना भर गया पीछे। भरने के बाद जब पूरा खाली हमने कर लिया तो हम लोग चलने लगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था जो मकान मालिक था, वो बाहर ऐसे बैठा हुआ था जैसे मतलब उसके यहाँ कोई कॉलान किया हो, चाय वाय पीने आया हो, बड़ा कूल टाइप आदमी, जैसे कि कोई बड़ा अच्छा माहौल चल रहा हो, मतलब बड़े अच्छे काम चल रहे हो। तो चलते कल मैंने कहा, बोले जनाब आप भी आ जाओ गाड़ी में, आपके घर से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बरामद हुई हैं तो आपकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो गाड़ी में बिठाया और जो हम चलने लगे त्यों रास्ते में बोला, साहब हमको मारो वारो मत। बड़ा चिकन हार्ट टाइप था। बोला, साहब मैं सिंचाई विभाग में क्लर्क हूँ, ये घर जैश ए मोहम्मद ने हमको 6 लाख रुपए में ख़रीद के मेरा नाम रजिस्ट्री कराई है, पेमेंट जैश ए मोहम्मद ने दिया है। कौन इसमें रहता कौन नहीं, ये बाहर के लोग हैं, मैं घर उनको फैसिलिटेट करता हूँ और ये घर मेरे नाम है। मैंने कहा बड़ा अच्छा, आपका बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बड़ा बढ़िया बिजनेस है ये, चलो ठीक है। तो कहा साहब हमको मारो और मत, ये जो तहखाना बनाता है ना आदमी, वो कारपेंटर का आपको मैं डिटेल देता हूँ, उसको आप अरेस्ट करो। तब तक मैं हेडक्वार्टर आ गया, वेपन ओपन सब लेआउट हुआ तारपोलिन पे, IG को रिपोर्ट किया, IG विजय रमन सर आ गए, मध्य प्रदेश कैडर 1975 बैच। तो वो पहुँचे और रात को सब लोगों ने जब सारा वेपन देखा तो वो सब हैरान। और पिस्टल के ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। पिस्टल के ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर क्या था कि टार्च के जो सेल होते हैं ना पतले, हाँ जैसे बैटरी लगाते हो आप सर, इतनी पतली बैरल थी वो, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि क्या चीज़ रही होगी, क्योंकि उसके बाद मैं उसे देखा भी नहीं कभी। वो फोटो में है, एक्चुअल फोटो है, उसके अंदर है। तो इतनी चीज़ें मिली। तो IG ने बोला कि रात को कारपेंटर के पास यहाँ से क्यों जाओगे, वो अनंतनाग कोकरनाग जहाँ से झेलम ओरिजिनेट होती है, वहाँ एक गांव था, तो वहाँ 77 बटालियन BSF थी। तो उन्होंने बोला उनको खबर कर देते हैं, वो उसको कारपेंटर को पिक करेंगे। तो उनको हम लोगों ने खबर करी और इधर रात भर इंट्रोगेशन चलता रहा। तो पाकिस्तानी ने बोला कि कल 9:30 बजे हम गाजी बाबा से बात कराएंगे वायरलेस सेट पे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, अब तैयार है ना, हम बात करेंगे। तो एक टीम, लेकिन जो मकान मालिक को हम पकड़ के लाए उसको भी तराल की कुछ हाइड आउट पता थी। तो उसने बोला तराल की कुछ हाइड मुझको पता है। तो हिमांशु के साथ एक पार्टी हमने तैयार की कि 4 बजे भोर में तुम निकलो, 6 बजे तक तराल पहुंचो एरिया में, हाइड बस्ट करके आओ। तो एक टीम तो गई तराल। एक जो अनंतनाग की टीम थी उसने रिपोर्ट दे दिया 5 बजे सवेरे कि कारपेंटर हमको सोए सोए मिल गया, हम उठा लाए हैं, बड़ा अच्छा कारपेंटर है और हमारे कंपनी का मंदिर भी इसी ने बनाया है कुछ दिन पहले, लकड़ी का मंदिर, और बड़ा कारीगर आदमी, क्योंकि हमने ये नहीं बताया था इधर हो क्या रहा है, तो इसका क्या करना है। हमने कहा उसको लेके श्रीनगर आ जाओ, हमको मंदिर बनवाना है। तो वो लेके वहाँ से श्रीनगर चले एक गाड़ी में। तराल की टीम ने रिपोर्ट दे दिया कि सर जितनी हाइड है मिल गई, लेकिन आर्मी ने बस्ट कर रखा है सबको। तो हाइड आउट में कोई मिला या वेपन मिला ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाइड आउट उस जगह पे मिली है। खबर सही थी तो यानी वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो तब तक करीब 8:30 बजे वो कारपेंटर भी आ गया। इधर चाय वाय चल रहा है, कोई पूरी रात जगे हम लोग, 29 के 28 के रात जगे हैं, 27 के रात जगे हैं, 26 से जाग रहा आदमी लगातार जग रहा है। कारपेंटर आ गया तो थोड़ा और उत्साह बढ़ गया कि अब तो सारे फरीक इकट्ठा हो गए। पाकिस्तानी का अलग इंट्रोगेशन, मकान मालिक का अलग इंट्रोगेशन, कारपेंटर का अलग इंट्रोगेशन, एंड इसमें जिनके पुलिस के भी सीनियर अफसर सब आ गए। तो इंट्रोगेशन करते करते पूरे दिन कारपेंटर ने कोई क्लू नहीं दिया। बड़ा रस्टिक टाइप कैरेक्टर था और मजबूत भी था शरीर से, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी थोड़ी उससे थी। तब शाम हो गई तो हमने फिर कारपेंटर को और मकान मालिक को कन्फ्रंट करा दिया। तो मकान मालिक का जब कन्फ्रंटेशन हुआ कारपेंटर से, तब कारपेंटर ब्रेक कर गया। उसने बोला साहब हाँ हमने बनाई है, हमको ये लोग पैसा देते थे, मुंह पे मास्क लगा के ले आते थे, जहाँ काम कराते थे कंप्लीट होने के बाद ही छोड़ते थे, और कहाँ काम कराते थे मेरे को ज़्यादा पता नहीं होता था, पैसा मिलता था। तो कहाँ चलें, कहा साहब हम तो कहीं नहीं ले जा सकते। एक जगह है डाउनटाउन में जिसका मुझे पूरा याद है। मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरी सिगरेट ख़त्म हो गई थी, देवर ऑफ गार्ड,
तो मैं नीचे चुपचाप सीढ़ी से गया, और झेलम नदी के किनारे से खोखे का सिगरेट मेरे को याद है और रूट भी पता है, सीमेंट ब्रिज के साथ घर मालूम है क्योंकि उसमें मैं 10 दिन रहा हूँ, तो वो मुझे याद है, मैं वहाँ ले चल सकता हूँ, बाकी कहीं मैं ले नहीं जा पाऊँगा। अब हमारे पास चॉइस ही एक ही जगह जाने की बची। थैंक गॉड। थैंक गॉड। तो तब तक डिस्कशन किया, एडिशनल एसपी थे, यंग ऑफिसर थे, तो वो भी उनसे बातचीत करी। तो हमने कहा यार वो तो बनने लगे सर, वो रफ़ीक लिदरी एक बड़ा वांटेड टेररिस्ट था, तो उसको पकड़ने गए थे अर्ली आवर में हम लोग, तो कूद के दीवार से भाग गया जूता छोड़ के। तो ऐसे मजाक चला, शाम को बैठे थे, सूप पी रहे थे, सब कुछ ड्रिंक शिंक चल रहा था मेस में। एक रात पहले रिकवरी हो ही गई थी, पाकिस्तानी कब्जे में था, 29 की रात की बात है। तो पुलिस अमला भी बैठा था, तो क्या करना है, तो हमने कहा ऐसा करते हैं अर्ली। अभी तक आपको कोई आइडिया नहीं था कि गाजी बाबा के पीछे जा रहे हैं? अब हो रहा है कि भाई आगे करना क्या है, तो वह अर्ली आवर वाला रेट छोड़ देते हैं, मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त कब है, भोर वाला करते हैं। कब? 3:30। तो एसएसपी ने कहा कि कोई आपको रिक्वायरमेंट लॉजिस्टिक मैन पावर की है तो आप बता दो। तो मैंने कहा सर कर लेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है, एसएचओ चले तो अच्छा रहेगा। पुलिस का एक अधिकारी बोले ठीक है एसएचओ जाएगा, वो निकल लिए। डीआईजी साहब भी चले गए, सब लोग अपने अपने जगह पे। एसएचओ आया, बोला जनाब मैं चौकी इंचार्ज को भेज दूं। मैंने कहा हाँ चौकी इंचार्ज भेज दो, कोई बात नहीं, कोई होना चाहिए मेरे साथ। वो भी चला गया। फिर चौकी इंचार्ज आया, बोला साहब मेरे पे जिप्सी नहीं है, तो मुझे छताल पर चौकी से कोई सवेरे पिक कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा चलो कराएंगे। एक अलग बात है भोर में हम भूल गए उसे पिक करना, मतलब ध्यान से निकल गया, ध्यान से निकल गया, डेलिबरेट नहीं छोड़े। यंग अफसर था वो, पास आउट होके आया था, सब इंस्पेक्टर। और गए और कमरे में अपने। अगले दिन तीज का व्रत था, मेरी वाइफ व्रत रहती हैं, तो बोली कि आप जल्दी आ जाना, तो शंकराचार्य चलेंगे। मैं ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा चल रहा है 2-3 से प्रोग्राम, देखो आज रात ऑपरेशन है, देखते हैं। मैं 12 बजे गया कमरे में, नींद भी तो खास आनी नहीं थी, तीज का व्रत था अगले दिन वाइफ का, तो ये हुआ कि शंकराचार्य जाना है। मैंने कहा रात को बड़ा थोड़ा टेढ़ा ऑपरेशन है, देखते हैं फिर चलेंगे। ठीक है, 3:30 पहुंचना था मुझे, लेकिन मुझे नींद लग गई क्योंकि मैं इतना जगा हुआ था कि नींद आ गई। तो मैग्नेटो पे कॉल आ गया कंपनी कमांडर हिमांशु का, सर वी आर वेटिंग। मैंने कहा मैं अचानक उठा, मैं कहीं कुछ नहीं, वॉशरूम कुछ आँख वाँख नहीं धोया। मैंने बेल्ट लगाई, पाउच वाउच अपना, ग्रेनेड पाउच, राइफल सब बिस्तर के साथ ही होती थी। कपड़ा पहना, मैं नीचे उतरा, ड्राइवर खड़ा था ऑलरेडी। तो तब तक मेरी पैरा जैकेट छूट गई थी, सर्दी हल्की लग रही थी। तो बलवीर कांस्टेबल था, इसकी ड्यूटी भी नहीं थी मेरे साथ, ये एक रात पहले ही छुट्टी से आया था। तो बीएचएम को बोला मुझे जाना ऑपरेशनल पार्टी में, शायद उसकी डेस्टिनी थी। तो और थोड़ी मेरी टीम में जाने के लिए होड़ भी सब मचती थी नीचे, सब मतलब थोड़ा बहुत पुल प्रेशर भी लगाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कोई काम करके आएंगे, कोई ऑपरेशनल अचीवमेंट होगा तो हमको इंसेंटिव मिलेगा। वहाँ रह के तो इसका रहता ही है सबको डिज़ायर। तो वो गया ऊपर से मेरी जैकेट लेके आया, वाइफ ने जैकेट दिया उसे, दैट्स व्हाई शी ऑलवेज रिमेंबर्स हिम। आई गेव हर लास्ट दी जैकेट ऑफ योर्स बिफोर गोइंग टू ऑपरेशन। तो मैं वहाँ से चला और पहुँचा तो करीब 15 मिनट में आ गया मैं, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं था। देखा ट्रूप्स बिल्कुल रेडी थी, बीनू चंद्रन वगैरह सारी पार्टी बिल्कुल फाइनल ब्रीफिंग के लिए। मैं कोई 2-4 बात ही बोला, क्योंकि ट्रूप्स से तो मैं रेगुलर था ही टच में। मैंने बोला भाई ऑपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और आवाज़ नहीं करना चलते समय, राइफल की चेन की आवाज़ मत करना, जूतों की आवाज़ मत करना, गाड़ी से नहीं चलेंगे। और घर रह के ऑलरेडी हमने एक शाम पहले कर लिया था। जो इवनिंग में इंट्रोगेशन में ही मैं 2-3 अफसरों को बोला था कि सिविल गाड़ी में इस कारपेंटर को डाल के जाके पहले घर देख लो। तो हिमांशु गौड़, एक गंगवार करके था और एक टी विनोद सिंह था, तीनों ने इस कारपेंटर को लिया और गाड़ी में, सिविल गाड़ी थी हमारे पास, 2-3 गाड़ियाँ थी हमारे पास। तो वो जाके देख के आ गए, बोले सर वो देखा हुआ घर अपने एरिया में ही है, और नीचे से ये देख के आए, कोई इन्होंने जाके घर का रेकी ऐसा जो बहुत डिटेल में नहीं किया, वो बाद में मुझे पता लगा। उस समय आए और रिपोर्ट दे दिया कि सर वो थोड़े कॉम्प्लेसेंट भी थे कि अपना एरिया है, यहीं 2 साल से हैं तो ठीक है, देख लिया, हुक्म का पालन हो गया। शाह मंजिल जो हमारा ऑपरेशनल लॉन्च बेस था, वहाँ से एरिया करीब 1 किलोमीटर दूर था, जो बिल्कुल झेलम नदी के किनारे था। एक सीमेंट ब्रिज
बोलते हैं उसको। सीमेंट ब्रिज से आप जब नॉर्थ की तरफ बढ़िए झेलम के रोड के साथ, तो हफ्तियार बल है, हफ्तियार से पहले दाना मज़ार है नूरबाग एरिया में। तो बेसिकली थिकली पॉपुलेटेड है, वहाँ एक मस्जिद भी है और घर एक दूसरे से इंटरमिक्स हैं, और इतना थिकली पॉपुलेटेड है कि कुछ एक गली में गाड़ी भी नहीं जा सकती, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जानबूझ के उसने वो एरिया चुना था कि कभी भी अगर यहाँ पर कार्डन होता है, रेड पड़ता है, तो उसको काफ़ी रिएक्शन टाइम मिले, भागने का मौका मिले, बिकॉज दिट एरिया वॉज वेरी टिपिकली चोजन। तो कंपनी हेडक्वार्टर से जब मूव किए हम लोग, तो नालामार रोड डाउनटाउन का पकड़ के आना था, और जाने हुए गली से ही घुस के जब टारगेट हाउस पर पहुंचे तो देखा कि थोड़ा गार्डन कुछ अलग सा लगा हुआ था। तो डाउट हुआ इस बात को लेके, क्योंकि कारपेंटर जाके जिस घर पे खड़ा हुआ वहाँ गार्डन दिखा नहीं, तो मैं थोड़ा सा खराब फील किया, गुस्सा सा लगा, तो मैं गली में बढ़ के गया तो गार्डन थोड़ा सा उटपटांग सा लगा था, तो मैं डांटा। तो लड़के फिर दोबारा उठे और उन्होंने रीअलाइन किया गार्डन को। ये सारे प्रोसेस में 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन इस 5 से 7 मिनट के अंदर जो देखने वाली बात थी कि टॉप फ्लोर पे लाइट जल गई। उस घर के टॉप फ्लोर पे लाइट जली, खिड़की से लाइट देखी, टारगेट हाउस था एग्जैक्टली, लाइट जली और लाइट फिर बुझ गई। तो मैंने बोला त्रिवेदी को कि यार ये लाइट जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको गार्डन का अंदेशा है तो लाइट जला के रखेंगे, क्यों बुझाएंगे। अभी हमने कुछ स्केच बनाया सर, आपने जैसे बताया हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप हम वो स्केच पे अगर स्केच आप लगाएंगे तो स्केच पे वो एरिया मार करके हम दिखा सकते हैं। दिस इज अ एरियल व्यू। आप सोचिए ये बीच वाला जो है सर, दिस इज द ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग, और इसका पेरीमीटर मोटा मोटा बना है। आई रिक्वेस्ट आप इसमें अगर समझा देंगे तो व्यूअर्स को क्लियर हो जाएगा। आप ये जो ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बिल्डिंग डिपिक्ट किए हैं, इसके चारों तरफ नीचे वॉल है, ये बाउंड्री वाल है जिसमें एक गेट है, और उस गेट से एंटर किया हम लोगों ने। तो एंटर करने का सिस्टम यही होता है कि आप अपने तरीके से उसमें घुसते हैं, क्योंकि अंदर से उस ऑड आवर में कोई सिटकिनी खोलने तो आता नहीं है। तो इस घर में वही हुआ, और हमारे एक जवान ने हेल्प करी, तो बीनू चंद्रन अंदर जंप किया और उसने दरवाजे के डोर को खोला। खोलने के बाद हम अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होके जब हम चले, अब इसमें ये भी देखने वाली बात है कि ये मकान कोई अलग से आइसोलेटेड मकान नहीं था। इन्हें अगर इसकी घेराबंदी करनी हो तो सबसे डिफिकल्ट काम था। चारों तरफ इसके थिकली पॉपुलेटेड हाउसेस हैं, जो कि इस मकान को उससे अलग नहीं करते। बहुत थोड़ा सा पार्ट है जो सामने से आप घुस सकते थे, बाकी अटैच्ड मकान बहुत थे, जो कि इस स्केच में दिखाया भी गया है। सर ये दीवार कितनी ऊंची होगी? ये दीवार ऑलमोस्ट 6 फीट की वॉल थी। अच्छा, 6 फीट की वॉल थी, और जो लोहे का दरवाज़ा था वो सिटकिनी लगी थी, बट ये है कि ऊपर से कूद सकते थे, और सर लगभग सब लोग यंग थे तो उन्होंने वो किया। अब अंदर जाने के बाद ये एक सिंगल हाउस जो था ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का, जिसको कि आपने दिखाया भी है स्केच में, हाँ, उस सिंगल हाउस का एक एंट्रेंस था। इस एंट्रेंस ऐसा था कि इस एंट्रेंस से घुसते ही ऊपर सीढ़ी जाती थी, और उसके दाहिने और बाएं साइड में कमरे बने हुए थे। इस 3 स्टोरी मकान का आप एंट्रेंस देखिए, यहाँ से उसकी एंट्री होती थी, और इस एंट्री होते ही इसके दोनों साइड में 2 कमरे थे, बाएं और दाहिने। दोनों कमरों का दरवाज़ा स्टेयर केस के तरफ ही खुलता था, और ये जो सीढ़ी जाती थी लकड़ी की सीढ़ी थी, और ये इस कंप्लीट टॉप तक जाने के लिए स्टेयर केस बनी हुई है। ऊपर चढ़िए आप, फिर दाहिने मुड़िए, वापस फिर अगले फ्लोर पे चढ़िए। ये इस तरह की बनावट थी इस घर की। कुछ खिड़कियाँ भी थीं, जो कि रात को उसका आइडिया नहीं लग पाया। तो हम लोगों ने शुरू में एंट्रेंस के साथ जो 2 साइड के कमरे थे उनको चेक किया। तो बाएं वाले कमरे में 2 बच्चे सोए हुए थे, उनको हमने दाहिने वाले रूम में, यानी एक ही रूम में सबको इकट्ठा होने के लिए कहा। ये एक ड्रिल भी होती है कि जब आप गार्डन सर्च करते हैं तो चाहते हैं आप एक क्लोज एरिया में लोग कन्फाइन रहें, जिससे कोई इवेंचुअलिटी ना हो। तो सबको यहाँ पे आपने कर दिया? सबको एक रूम में कर दिया। उसमें कुछ बूढ़े लोग भी थे, नफर थे। करीब कितने लोग होंगे? करीब 5 से 6 लोग थे, हाँ। तो उनको इकट्ठा करने के बाद, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी बातचीत से कुछ लगा नहीं, उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया, ना कुछ नॉर्मल थे वो, जैसे कि एज यूजुअल अफेयर गोइंग ऑन। उसके बाद हमारे पास रास्ता था कि अब हम सीढ़ी पे ऊपर का मंजिल देखें। तो ऊपर जब हम चढ़ने लगे तो हमने देखा कि सीढ़ी से ऊपर से एक लेडी बच्चा लेके उतर रही है। वो लेडी जो बच्चा लेके उतर रही है, उसको हमने ये सोचा कि ऊपर के फ्लोर में ये सो रही होगी, आवाज़ सुनी होगी तो ये नीचे आ रही है। लेडी का रिस्पॉन्स में भी ना कुछ नहीं वेरी नॉर्मल इन लुक, कोई नॉर्मल। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि इस इनकाउंटर के बाद जब गाजी बाबा के जेब से एक लैमिनेटेड फोटो मिली,
उस फोटो में एक तरफ इसी बच्चे की फोटो थी जो लेडी गोद में ले रखी थी, और दूसरी तरफ इस लेडी की खुद की फोटो थी। और उस फोटो में ये फटीक ड्रेस में, मिलिट्री ड्रेस में है, और इसमें अफगानी कैप लगा रखी है, और एक AK-47 और एक पिस्टल इसके होल्स्टर में है, सेम लेडी की। लेकिन ये तो बाद की बात है, जब इनकाउंटर के बाद हमने एल्बम का एक रिसर्च किया तब ये बात पता लगी। उस समय तो एक नॉर्मल लेडी की तरह से उतर रही थी। तो एज यूजुअल हमने इसको भी इशारा किया कि नीचे के इस कमरे में तुम भी चली जाओ, तो वो भी उन्हीं कमरों में चली तो वो जब आप लोग को देख करके मतलब दे वर ऑल अलर्टेड, Yes. उन्होंने अपना इमरजेंसी प्रोसीजर वो एक्टिवेट कर इसलिए कि दिया जो मैंने बताया कि शुरू में जाते ही टॉप फ्लोर की लाइट जली, और वो लाइट से उनको अंदाजा लग गया, क्योंकि वो जिस तरह से प्रिपेयर्ड थे, वो प्रिपरेशन उनकी जो थी वो हमको पता नहीं थी। लाइक लेटर ऑन ये हमने डिस्कवर किया कि इनके पास क्लोज सर्किट टीवी विद नाइट विजन डिवाइस था, जिसको कि मॉनिटर पे ये हमारा पूरा मूवमेंट नीचे से देख रहे थे। तब सर यस, उस समय जबकि CCTV का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और बड़े गिने चुने लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते, तो उस समय वो टेक्नोलॉजी यूज करता था। नाइट विजन डिवाइसेस तो फौज के पास नहीं था। CCTV में भी NVD होना बहुत बड़ी बात है। तो वो किस लेवल का कमांडर था, किस लेवल का उनका एसेट था, यस, कि जो अपने को बचाने के लिए उसने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। अब सवाल आता है कि उसने रिएक्ट उस समय क्यों नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उसको ये नहीं पता था कि ये मेरे हाइड आउट का सीक्रेट इनको पता है। और बाद में मालूम हुआ कि उस घर के सर्च पहले भी हुए थे, उस घर की रूटीन तलाशी पहले भी हुई थी, लेकिन पहले किसी भी तलाशी में कुछ भी नहीं निकला था, क्योंकि उसका पर्पस तो ये नहीं था कि रिएक्ट करके मारा जाना या कुछ भी हो। उसका पर्पस तो लॉन्गर पीरियड ऑफ सर्वाइवल था। जितने ज़्यादा सालों तक वो जिंदा रहेगा उतनी कैजुअलिटी करेगा। तो इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे हम दाखिल हुए, दोनों कमरों में जो साइड के हैं, और उसमें कुछ रजाई गद्दे दीवार के साथ तह करके रखे थे, कुछ में पिलो रखे थे। कोई रहने वाला इंसान नहीं था। सेकंड फ्लोर पे गए, उस पर भी हमको यही चीज़ मिली। तो ग्राउंड फ्लोर पे तो एक कमरे में हमने घर वालों को बिठा रखा है, बाकी दोनों फ्लोर खाली। अब आई बारी टॉप फ्लोर की। टॉप फ्लोर पे जब गए तो हमको ये बात का शक था कि लाइट जली थी पहले एक बार, लेकिन टॉप फ्लोर पे अंधेरा था। तो अंधेरा था तो उस हमारा पहला काम था उस कमरे में रोशनी करना। तो दीवार को टटोल के स्विच बोर्ड से पहले लाइट ऑन की। तो कमरे की जब लाइट जली तो कमरा बिल्कुल खाली था, जैसे उस कमरे के अंदर कोई प्रॉपर्टी पड़ी हो, जिससे आइडिया लगे जूता चप्पल कांगड़ी बेड, हाँ, अलमीरा, कुछ नहीं था। सिंपल नीचे वॉल टू वॉल कारपेट था और कोई फिरन वगैरह भी नहीं था। ये वाले कमरे की बात कर रहे हैं सर? हाँ, मैं इस कमरे की बात कर रहा हूँ जो टॉप फ्लोर वाला है सर। अब उस कमरे के वॉल में एक बड़ा सस्पिशियस मिरर लगा था, जो कि आपने नीचे मार्क किया हुआ है, और ये लुकिंग मिरर वॉल के साथ फिटेड था। और नीचे एक ट्रे था, जो कि यूजुअली लुकिंग मिरर के नीचे कॉम कुछ ड्रेसिंग आइटम्स रखे जाते हैं, वो रखे हुए थे। और हमारे बीनू चंद्रन ने इस कंघी से अपने बाल को भी ठीक किया, वो ड्रेसअप किया शीशे के सामने विदाउट रियलाइजिंग कि शीशे के पीछे जो है वो ग्रेवयार्ड है। I mean, death is awaiting just at a distance of 2 inches. I mean, जो ग्लास की थिकनेस थी वही हमारी दूरी थी बीच में। तो ग्लास के भी अंदर मुस्कुरा रहे होंगे सर। जो भी जो हाँ, आई थिंक he must be enjoying कि I mean how close they are. तो वो हमारे लिए एक तरह से बड़ा सुसाइडल मोमेंट भी था। ऑपरेशन के अंदर भी वो सुसाइडल मोमेंट था, और काफी टफ सिचुएशन थी कि मतलब अगर वो फायर करता या वो पहले रिएक्ट करता या वो मतलब उसके दिमाग में कुछ और स्कीम होती, तो आई थिंक उस रूम में जितने लोग प्रेजेंट थे सबके लिए एक रिस्क की बात थी। मारा तो तब भी जाता, बट शायद हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा अंदाजा है। So you were total 9 सर? वो टोटल 9, लेकिन जो सीढ़ी थी, जो सीढ़ी आपने इंडिकेट किया हुआ है, वो सीढ़ी इतनी चौड़ी नहीं थी कि सब एक साथ चढ़ें। तो शुरू में हम लोग 6 लोग घुसे। 6 में मैं, CP त्रिवेदी 2IC, MR बेनू चंद्रन, देन बलवीर जो मेरे साथ कांस्टेबल था, उसके बाद ये 2 ऑपरेटर थे, मानिक नाथ और जोशी, और नीलकमल। तो ये लोग हम एंटर किए शुरू में, और सीढ़ी के अंदर 3 लोग रह गए जो सीढ़ियों में वेट कर रहे थे नीचे कवर करने के लिए। ये भी जरूरी है सर, अगर यहाँ से कुछ हरकत होती तो यस, तो कम से कम बैकअप में नीचे है, या कोई सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में कोई इवेंचुअलिटी हो जाए जिसको हमें नहीं पता लगा उस समय। अब बारी आती है कि अब यहाँ क्वेश्चन ये आया कि कारपेंटर का क्या रोल था। कारपेंटर बहुत ही नम था और डम भी था, दोनों था वो। एक तो वो बोलता बड़ा कम था, और उससे कोई चीज़ निकलवाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते थे।
ज्यादा एफर्ट वहीं लग गया। ज़्यादा एफर्ट वहीं लग गया और उसका मुझे तो कान मरोड़ा तो उसने शीशे की तरफ इंडिकेट किया। अच्छा, यहाँ वो हाँ। आपके साथ पीछे से लेके आया? यहीं पर था हाँ, सर वो सीढ़ी के साथ था वो, सीढ़ी के साथ? मतलब लास्ट स्टेप पे खड़ा था, जो सीढ़ी जहाँ कन्वर्ज होके फ्लोर पे जाती है, उसका इंडिकेशन करना। और एक रात पहले का जो हमने हाइड आउट म्यूजिक सिस्टम के साउंड बॉक्स को हटा के बस्ट किया था, उसका कनेक्ट होना माइंड में, और बिनू चंद्रन का किक मारना ग्लास के ऊपर, इन्होंने इस पे किक मारा। ये लगभग कुछ सेकंड में ही हो गया, क्योंकि वो टाइम बचा नहीं था वहाँ डिस्कस करने का, क्योंकि उसका इंडिकेशन करना तो गाजी बाबा भी देख लिया होगा अंदर स्क्रीन पे। तो बिनू ने मारा इस पे लात मारने के बाद जो पहला रिस्पांस हुआ वो तो भयानक हुआ, मतलब सीधे, शायद गोली तो बाद में आई, ग्रेनेड पहले आ गया, जो उसने अंदर से ग्रेनेड्स मारे। तो ग्रेनेड्स जब एक्सप्लोड हुए तो पता नहीं हमारी कहाँ जान अटकी थी, हम लोग बैठे हुए थे, क्या पोजीशन हुई, कैसी कंडीशन हुई। ऑपरेटर ग्रुप जो सीढ़ी के पास था, ग्रेनेड उधर रोल हुआ, यानी आप देखेंगे अगर यहाँ से ग्रेनेड डाला तो ग्रेनेड रोल करके एंट्रेंस की तरफ गया इधर से। यस, तो सबसे पहले तो ऑपरेटर्स ग्रुप में लगा, ये जो सीढ़ी पे थे, तो उनको छर्रे कुछ एक आए, सुपरफिशियल इंजरीज थी, किसी को फैटल इंजरी नहीं थी। और 3 आदमी जो ऑपरेटर और एक आदमी और वो नीचे चले गए, क्योंकि इंजरी हो गई तो देवर ब्लीडिंग। 7-8-9 में 7-8-9 अब बचे अंदर हम बस 6 लोग। अभी ये जो 6 बचे अंदर, तो इसी 6 को एक्चुअल एक्शन वहाँ झेलना था। नीचे से कोई आ नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर इनकाउंटर लग गया, तो नीचे पता नहीं लग रहा है कि अंदर हो क्या रहा है एक्चुअली, वहाँ की सीन पता ही नहीं लग रहा है। और इतने में जो जहाँ से फायर आया, यानी जो ग्रेनेड उसने थ्रो किया यहाँ से सर, हाँ एग्जैक्टली 4x3 का जहाँ अपने हाइड आउट, यहाँ पे सर 3 लोग थे सर, नहीं 2, यहाँ 2 थे, 2 लोग थे। 2 थे। तो मैं बलबीर को पहला बस्ट लगा सर, जो मेरे गार्ड में था। बलबीर तो गिर गया, वहाँ एक छोटी सी पेंट्री थी किचन टाइप, तो बलबीर वॉज फॉलन देयर। बलबीर का फिर हरकत भी नहीं पता लगा। उसके बाद मैं फायर किया, मेरे फायरिंग मुझे लगता है हाफ ऑफ द मैगजीन ही मैं फायर कर पाया। 14 राउंड फायर किया था, 16 राउंड नहीं फायर हो गए हुए थे, क्योंकि बाद में जो इसका कोलीग था, इसके बस्ट से मुझे लगता है कि मेरी राइफल बस्ट हो गई, अनसर्विसेबल हो गई। और 14 राउंड के बाद मेरा हाथ झूल गया, मेरे हाथ पे पूरा बस्ट आया और ये हाथ कंप्लीट लटक गया, सेंसेशन लॉस हो गया। आपके हाथ में कितने राउंड्स लगे सर? मेरे हाथ के अंदर, इसके अंदर 3 शॉट लगे थे हाथ में, 3 शॉट हाथ में लगे थे, एक पैर में, 2 चेस्ट के पास, एक पेट में गई, कुल 7 शॉट्स थे हमारे। हाँ, लेकिन हमें फिर हाथ का शॉट पता लगा, हाथ की इंजरी ही पता लगी, बाकी इंजरी मालूम ही नहीं हुई, क्योंकि जो पेट में गोली गई वो अंदर ही लॉस्ड हो गई। पैर की साइड से फाड़ के निकल गई तो बोन पे असर पड़ा नहीं। जो चेस्ट पे लगी गोलियां वो DGCR के कमेंडेशन इंसिग्निया पे क्रश हो गया, तो उसने केस के अंदर ने रोक लिया। हाँ बिल्कुल, वो होल है बाकायदा, क्रस्ट DGCR मेरे पास है सर। और ऑपरेशन थिएटर से काटी हुई वर्दी जब डॉक्टर्स ने परिवार को दिया, तो धोबी जब अगले दिन यूनिट का वॉशरमैन धोया तो उसके हाथ में उसका पिन चुभा, तो निकाल के वो ले आके वाइफ को दिया कि वो यूनिफॉर्म मैंने रखी हुई है जिसमें एक एक होल मार्क्ड है, जहाँ जहाँ बॉडी में गोली लगी यूनिफॉर्म में वो होल मौजूद हैं, वो मैंने ऐसे रखी हुई है। और वो इंसिग्निया निकाला तो उसको लाइफ सेवियर के तौर पे DG हमारे पास मिलने आए थे हॉस्पिटल में, तो दूसरे ऑफिसर ने बोला सर आई होप वी शुड इशू दिस इंसिग्निया टू एवरीवन बिकॉज़ इट सेव द लाइफ मिस्टर अजयराज शर्मा को। और साइड से आर्मपिट से फाड़ के निकल गई, बट उस समय मुझे एहसास सिर्फ दाहिने हाथ का हुआ। तो लटक जाने के बाद मैंने देखा कि एक आदमी हाइट जो ये 4x3 जहाँ आपने लिखा हुआ मिरर, हाफ ऑफ द बॉडी इज आउटसाइड और मुंह के बल पड़ा हुआ है इस साइड से। हाँ, यानी मुंह उसका मिरर आप 6 फुट जेनरली उधर था और आधी बॉडी इधर थी अंदर की तरफ, क्योंकि वो बड़ी छोटी सी जगह थी। सेकंड का मुझे उसमें इल्म नहीं हुआ कहाँ है दूसरा वाला आदमी, या इसके मरने के बाद दूसरा जो फायर कर रहा है उसकी क्या पोजीशन है, क्योंकि पूरा कमरा धुआं हो गया था। इतना स्मोक निकला कि वो स्मोक नाक कान में फंसा रहा कई दिन तक हॉस्पिटल पीरियड में भी, मतलब इतना ज़्यादा ग्रेनेड्स मारा उसने। एक लास्ट ग्रेनेड रोल करके मेरे शू के बिल्कुल मैं टॉस होते देखा कि मेरे शू पे आके अटका, मैं उसको देख रहा हूँ कि इट इज मूविंग, मैं शू देख रहा हूँ, फिर वो पॉइंट है जहाँ मैंने रूम छोड़ा, फिर मैंने राइफल को बाएं हाथ में लिया अपने। फटा नहीं होगा सर? क्योंकि नहीं फटा, उसके बाद
फटा उसके बाद, फटा वो, उसका एक स्प्लिंटर मेरे एक फिंगर में लगा था बस, थैंक गॉड। और वो बाहर के लेयर में लगा था, जिसको मैं दांत से हॉस्पिटल डेज में वो देखता था तो दांत से खींच खींच के निकाला उसको, मतलब आउटर लेयर में पड़ा था। वो चाइनीज ग्रेनेड होते हैं तो उसके छर्रे बड़े गोल और छोटे होते हैं, तो वो एक ग्रेनेड का एक छर्रा मुझे लगा जब ब्लास्ट किया। तो यह प्रोसेस में जो हुआ वो ये कि बलबीर की शहादत हो गई थी, एक मरा हुआ टेररिस्ट आगे की तरफ लटका था, सेकंड की पोजीशन हमें पता नहीं लगी, और बीनू चंद्रन और त्रिवेदी को भी ग्रेनेड इंजरी हल्की हो गई थी। इतने ग्रेनेड फटे? हाँ, इतने ग्रेनेड फटे, लेकिन इनको बुलेट इंजरी नहीं हुई थी। अब एक्सचेंज ऑफ फायर में ये दूसरे साइड में चले गए, यानी जो आपका ये साइड है, अच्छा, यहाँ से सर वो पूरा फायर के बीच में से क्रॉस करके उधर इधर चले गए। ये कैसे गए, खैर वो अंदर की सिचुएशन है, मुझे आइडिया नहीं। दे वुड हैव ट्राइड कि इसको एंगेज करके एंगेज करें, और और ये दूसरा साइड था चूंकि उस कमरे का, और ये भी था कि इधर टेररिस्ट एक है, तो एटलीस्ट दे विल हैव अ स्पेस टू फाइट आउट। ये वाला एंगल भी लेगा ना सर जी, ये टेररिस्ट को शायद यहाँ से हाँ, और एंट्रेंस एक ही था, यस, एंट्रेंस एक ही था। तो इस कार्रवाई के बाद आई हैड टू लीव द रूम, और मैं होश में था, मैं हाथ में राइफल लिया, मैं होश में था, और सीढ़ी में मैं जब लुढ़का तब वो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, जिसका एक छर्रा मेरे फिंगर में लगा। आप यहाँ पहुंच गए थे? यहाँ पहुंच गया मैं, क्योंकि ये दिख रहा है बट वो बड़ा नजदीकी दूरी थी, क्योंकि कमरा कोई बहुत बड़ा कमरा तो था नहीं। और आप इतने जख्म के साथ हमें बाकी जख्म का पता तो अस्पताल में अगले दिन लगा, तो सर को पता ही नहीं था, हमें खाली पता दाहिने हाथ का लगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो फैटल इंजरी जो मेरी थी वो राइट हैंड की थी, और स्टमक की इंजरी मुझे पता नहीं लगी क्योंकि गोली अंदर ही रह गई, और वो परफोरेशन हो रहा है, आंत में ब्लड जमा हो रहा है, वो टाइम लेगा फिर आगे प्रॉब्लम करने में, लेकिन उस समय नहीं फील हो रहा था। प्यास लगी थोड़ी, तो मैं थोड़ा दिमाग में, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया, थोड़ा रुका, हल्का हाल्ट किया कुछ सेकंड के लिए। मुझे ऐसे लगा कोई मुझे पीछे से चेज कर रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। माइंड में था कि अब उस समय तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन माइंड में आई वही आई कि सारे मारे गए, सबको गोली लग गई, कितने टेररिस्ट थे, मरे नहीं मरे हमें पता नहीं, ये तो बाद की बात है। हमको चोट लग गई तो हमने सोचा कि अब शायद इट मे बी फैटल, शायद डेथ वेथ हो जाए, तो बड़ा बेवकूफ़ी हुआ। मैं तो बड़ा डिबेकल करा रखा, ये तो जो अंदर अफसर हैं वो मारे गए, क्या मैं जवाब दूंगा, इसकी वाइफ फैमिली वे में है, उसको क्या मैं बोलूँगा, कल को लोग हंसेंगे कि आपने तो ऑपरेशन में मरवा दिया सबको, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मन में ख्याल आने लगा, क्योंकि मैं ही सीनियर मोस्ट था, और मैंने कहा मेरी लाइफ बड़ी शार्ट रही, प्रॉब्ली माई बॉडी विल बी सेंड बैक इन द मॉर्निंग टू माई प्लेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। माइंड में आया ये, लेकिन एक चाह कि आई कुड वॉक, आई कुड टॉक, वो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं, ये तो है मेरा। फिर मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया तो हिमांशु गौड़ सबसे नीचे था। हिमांशु गौड़ इसमें इसलिए नहीं फंसा, वो बीपी जैकेट नहीं पहना था, तो उसको जैकेट लाने के लिए नीचे भेजा था मैंने, नहीं तो वो भी इनमें एक होता। तो हिमांशु वॉज एटलीस्ट वन ऑफ द पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व हु वाज अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, वो कम से कम उपलब्ध था। तो तब तक एक कश्मीरी सिपाही था मेरा, अनंतनाग का रहने वाला, वो नीचे था, वो आवाज़ किया, वो बोला कि सर साहब जी बाकी लोग चले गए, आप आओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो वो सीढ़ी पर कुछ कदम चढ़ा, उसने मुझे सहारा दिया, उसने मुझे कंधे में लिया, और मैं नीचे आया, और मैं 2-3 चीज़ ही हिमांशु को बोल पाया। हमने कहा हिमांशु टेररिस्ट कितने मुझे पता नहीं, मैं एक को ही मरते देखा हूँ, बीनू त्रिवेदी शायद मारे गए होंगे, टेररिस्ट अंदर हैं, जगह मत छोड़ना, घर को घेर के रखो, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो, इतना मैंने उसको बोला। तो उसने बोला सर जिनको ग्रेनेड इंजरी थी 2-3 को तो मैं भेज दिया, आप डोंट वरी। आप तब तक जिप्सी बैक करके गली में आ चुकी थी, जो एक रोड है, जिप्सी हमारी यहाँ तक आ गई। तो इन्होंने सहारा दे के मुझे जिप्सी के अंदर डाला, बाएं वाली सीट पे, को ड्राइवर सीट पे, ड्राइवर अकेला, मैं अकेला, और पूरी ट्रुप्स तो लगी हुई थी ऑपरेशन में, जिसकी जहाँ पोजीशन नियुक्त हो तो वहाँ से उठेगा नहीं। तो मुझे इतना, अब मेरी ही गार्ड पार्टी पूरी अंदर फंसी हुई थी, जिनको इंजरी हुई मेरे गार्ड के ही तो थे। 2 ड्राइव, मतलब एक ड्राइवर और मैं, हफ्तियारबल रूट मुझको खूब पता था, हफ्तियारबल का रोड पकड़ा, मैंने कहा सीधे SMHS ले चल। तो राइफल मेरी तो डैमेज हो गई थी, ड्राइवर की SLR थी गियर बॉक्स के साथ, और वहाँ से उसने गाड़ी दबाई, और आई थिंक विद इन 5 to 7 मिनट्स वी वर मेडिकल कॉलेज श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज, करण नगर, वो करण नगर ही हमारा हेडक्वार्टर था।
मेडिकल कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी एम्बुलेंस और मेरा नर्सिंग असिस्टेंट विल्सन दे वर रेडी देयर, एडजुटेंट डोगरा वहाँ खड़ा था। तो डोगरा ने मैंने उनसे बोला कि अब बोलना क्या था, हालत तो जो थी देख लो। तो वो तुरंत उन्होंने स्ट्रेचर लाया, उस पर डाला और अंदर ले गए इमरजेंसी में। तो डॉक्टर्स ने जब मेरी बॉडी एग्जामिन करी तो उन्होंने बोला कि आपके स्टमक में, एब्डोमेन में गोली है, वी हैव टू ऑपरेट इट। हमारे लिए हाथ से ज़्यादा चिंता उसकी है। हमें लगता था हाथ मेरा ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि एकदम जैसे काऊ का मुंह खुला हो ऐसे खुला हुआ था, बिल्कुल लटका हुआ, चीथड़े निकल गए थे, अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों बोन शेटर्ड हो गई थी और एम्पुटेशन जैसा लगता था कि एम्पुट तो होना ही होना है। इतना कहने के बाद वो बोले कि हमें ऑपरेट करना है। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ सर्जरी नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने कहा ये आपकी मर्जी, क्योंकि मैं अलउमर का पूरा 16 टेररिस्ट का एक हाइड आउट उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट से बस्ट किया था एक महीना पहले 16 टेररिस्ट अलउमर के, जिसमें एक कैटेगरी बी था और वो एसएमएचएस हॉस्पिटल के बेसमेंट के किचन से रन हो रहा था। उसका मास्टरमाइंड वहाँ के एक सर्जन का ही भांजा था। तो मैं उस हॉस्पिटल में इतनी बार सिविल कपड़े में उस ऑपरेशन के लिए गया था कि मुझे थोड़ा उसको लेके मन में डर था। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो किसी को भी होगा सर, किसी को भी होगा सर। हाँ। और तो उन्होंने एम्बुलेंस में डाला और 92 BH में पहुंचा। तो वहाँ ओटी रेडी था। सर 92 BH जो जाता है 92 BH में ये है कि अगर आप जिंदा पहुंच गए और आपकी उम्र बाकी है तो वो बचा लेते हैं। और उनका रिएक्शन इतना अप्रिशिएबल है। 3:45 इनकाउंटर होना, आप इवैक्यूएट होकर पहुंच रहे हो 4:30 पौने 5 बजे, उस समय ओटी रेडी हो और डॉक्टर बिल्कुल आपको ऑपरेट करने के पोजीशन में खड़े हों, तो ये उस हॉस्पिटल की एसओपी कितनी स्ट्रिक्ट है यार। बिल्कुल। तो मैं अंदर घुसा तो मेन गेट, भला की इन्फॉर्मेशन पहले हो गई थी गाड़ी आ रही है, लेकिन फिर भी जैसे आर्मी की ड्रिल है वो गाड़ी को रोकते हैं। अचानक बैरियर गिरा, फिर ब्रेकर पे एम्बुलेंस हमारी जंप करी और फिर खड़ी हुई। दाहिने हाथ में फट्ठा लगा हुआ, सलाइन का बॉटल कहीं उड़ के गया अंदर से, वो इतना तेज जंप किया। और एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा जंप करती है, उसके शॉक ऑब्जर्वर उतने बढ़िया थे नहीं। मैं चिल्लाया पेन से, फिर तब तक वो खैर पहुंच गया। बाकी कार्रवाई तो उन्होंने जो करनी थी की। मैं पहली बार एनेस्थीसिया फेस किया लाइफ में, उससे पहले मुझे पता नहीं था व्हाट इज एनेस्थीसिया। और इस यहाँ तक के अलावा मुझे कोई डिटेल उस समय नहीं पता थी। इधर क्या डेवलपमेंट हो रहा है कि मैं उधर एनेस्थीसिया और सर्जरी हो रही है, इधर पैरेलल कुछ और कहानी चल रही है। जो चल रही है उसका अंत ये हुआ कि दिन में करीब मेरा 10:30 11 बजे के करीब मेरी एनेस्थीसिया से के इफेक्ट से मैं बाहर आया। तो बाहर आते ही सबसे पहला मेरा रिएक्शन था कि मैं दाहिने मुड़ूं, अपना हाथ देखूं। तो मैं अपने आईज को राइट जब विंग किया तो मेरा देखा हाथ मेरा फिक्सेटर पे है, कटा नहीं है। इसकी 2 प्लेट्स लगी हैं और स्क्रूज लगे हैं और हाथ को वी पोजीशन में उन्होंने फिक्स कर दिया है। फिक्सेटर और पट्टियां लगी हैं। फिर देखा दाहिने टांग में पट्टी बंधी है, बाएं देखा तो यहाँ भी स्टिचेस लगे हैं और पूरा एब्डोमेन फाड़ा हुआ है और ड्रेन पाइप लगी है और सब कैथेटर वगैरह लगा हुआ है। अब लेकिन देखा कि मैं तो जिंदा हूँ, ये सब लगा जरूर है लेकिन मैं जिंदा हूँ। और सामने देखा जनरल निर्भय शर्मा 15 कोर कमांडर, उनकी वाइफ डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, मेरी वाइफ, ये खड़े। तो पहला रिएक्शन डीजी का था कि वी आर वेरी सॉरी फॉर योर क्रिटिकल इंजरीज बट आई हैव स्पोकन टू द डॉक्टर्स एंड यू आर सेफ। डॉक्टर्स ने बोला है कि आप बच जाएंगे, आपको चोट बहुत ज़्यादा लगी है और हम उसके लिए बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं एंड कांग्रेचुलेशंस। गोली कौन कहता है कांग्रेचुलेशन? हाँ, तो मैंने कहा कि कांग्रेचुलेशंस, वो मैं नहीं समझ पाया। बोले यू हैव किल्ड गाजी बाबा। तो इट वाज मतलब बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि क्या उस पर खुश हो या दुखी हो या क्या रिएक्ट करे। वाइफ साइड में खड़ी थी, लेकिन मेरा पहला सवाल था कि बीनू कैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मारे गए होंगे। त्रिवेदी कैसे हैं? तो बोला नहीं, बोथ आर सेफ एंड बीनू इज जस्ट इन द नेक्स्ट वार्ड। और त्रिवेदी बोले वो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजुला में है और सब ठीक है और डोंट वरी। कुछ सेकंड रहे क्योंकि आईसीयू में वो ज़्यादा देर तक, उन्हें खाली दिखाना था और मुझे देखना था। चले गए। उसके बाद 2 रात
तो वहाँ बहुत ख़राब गुजरी। तीसरे या चौथे रात वो लोग मुझे साइड के एक में शिफ्ट किया, ऑफिसर्स का कोई कमरा वमरा होता है। राइट लेग जब पेन शूटिंग कर रहा था तब मैं रियलाइज़ हुआ कि मेरी फेमरल नर्व डैमेज हो गई है, क्योंकि जो गोली पेट में लगी वो L234 को ब्रूज कर गई। तो उसका जो रिफ्लेक्शन था वो फेमरल नर्व पे था। शूटिंग पेन होता था। 3600 mg गवेंटीन भी नहीं रोक पाता था उस दर्द को। फिर मैं हिम्मत किया, व्हील चेयर पे लोग डाले, मैंने कहा बीनू से मिलवाओ। तो ऑफिसर्स वार्ड, आर्मी के ऑफिसर सब थे, उसमें एक का पैर एम्प्यूट हो रखा था, एक मेजर का। देखा बीनू गप मार रहा है उसके साथ बैठ के बेड पे, तो थोड़ा हम लोग एक इमोशनल जो होता है, जब उस वार्ड में देखा तो मैंने देखा इतने इंजर्ड आर्मी के ऑफिसर्स भर्ती हैं। किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी के चीथड़े उड़े हुए हैं, और सब अपना मेरी मेकिंग कर रहे हैं, अपना टाइम काट रहे हैं कि मतलब उस खराब दिन को भी एक तरह से देखा जाए तो अच्छे तरीके से जी रहे थे। फिर धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया मैं। फिर धीरे धीरे स्टोरी आई कि क्या हुआ। हाँ, वी वांट टू गेट बैक टू दैट स्टोरी सर आगे। स्टोरी ये हुई, वो स्टोरी इन दोनों ऑफिसर्स की है जो अंदर ट्रैप्ड रहे। हुआ क्या कि मेरे एग्जिट के बाद ऑपरेशन, आप यहाँ से निकल गए थे। हाँ, ऑपरेशन बिल्कुल अचानक ऑपरेशन ठंडा पड़ गया। ठंडा इसलिए पड़ गया कि बलवीर शहीद हो गया। सर ये फाइट कितनी देर चला सर? फायर फाइटिंग आई थिंक 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5। उसी में जितने ग्रेनेड फटने थे पूरा इनकाउंटर 2 मिनट 2-2.5 मिनट में खत्म हो गया, शायद ये भी ज़्यादा है, क्योंकि ये टाइम भी अगर एक्शन में देखा जाए, क्योंकि जो मैगजीन सब 1 मिनट में 450 राउंड फायर करती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी क्विकली हुआ ये। हुआ ये कि जो 2 ऑफिसर अंदर ट्रैप्ड हो गए थे वो एग्जिट की तरफ नहीं निकल पाए, वो दूसरे साइड में वॉल की तरफ चले गए थे। इनको इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा था कि अंदर और कोई टेररिस्ट जिंदा है क्या, क्योंकि गाजी बाबा के मारे जाने के बाद जो दूसरा टेररिस्ट था वो जंप किया और वो नीचे मारा गया। नीचे मारा गया वो, क्योंकि एक किचन के साथ टेरेस था, कुछ छोटी बालकनी टाइप थी जहाँ से वो जंप किया और वो मारा गया। ये बात बाद में जवानों से पता लगी, क्योंकि वो हाइड में नहीं मरा था। एंड ही जंप फ्रॉम थर्ड फ्लोर वो मारा गया। और मारने के बाद ये सब तो बात की बात है, लेकिन इन दोनों अफसरों को तो पता नहीं लगा उस समय। ये था कि बीच में शायद किसी फ्लोर पर और टेररिस्ट हो, तो ये वेट किए कि थोड़ा अभी पहले ब्रीदर लेते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर कुछ करते हैं। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मॉर्निंग का इंतजार करते रहे ये, तो बीनू चंद्रन और सीपी त्रिवेदी ने ये डिसाइड किया कि कैसे स्केप करें, क्योंकि नीचे से कुछ भी कम्युनिकेट हो नहीं पा रहा था। तो एक विंडो इनको खिड़की मिली शीशे की, जिसको बीनू ने राइफल से तोड़ा, और उसके बाद जो कश्मीर घर के ऊपर सीजीआई शीट का स्लांटिंग स्लोप होता है, उस स्लोप पे आ करके इसने हाथ हिलाया। तो इसके मूवमेंट को किसी ने नीचे से देखा, बट थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किसी ने नीचे से फायर कर दिया। उस फायर से उसकी जिंदगी बची, मतलब फायर जो किया होल्स्टर काट के निकल गई गोली, और इसका पिस्टल ऊपर से नीचे गिर गया। ओह माय गुडनेस। मतलब इसने ना, उसको नहीं लगी गोली, अभी भी उसने होल्स्टर रखा हुआ है, मतलब कुछ सेंटीमीटर से बच गया। अदरवाइज वो तो जाता, उसी गोली से जाता, क्योंकि नीचे किसी को पता नहीं लगा कि ये अपना आदमी। अंधेरा था हल्का हल्का, और हल्की डिजलिंग हो रखी थी, थोड़ा स्लिपरी था फ्लोर। तो जब पता लगा कि नहीं तो 2 लोग जिंदा हैं अभी, तो हुआ नहीं आप स्टेयर के थ्रू मत आइए, क्योंकि स्टेयर के थ्रू कहीं न कहीं कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो आपको एक्सटर्नली हम जंप कराएंगे गद्दे पे, मैट्रेस पे। हाँ, तो मैट्रेस का एक कुशन बनाया गया, बट बीनू थोड़ा एडवेंचरस था, उसने सोचा इसका कौन इंतजार करे, तो वो सोचा सड़क के और एक पेड़ था उतनी हाइट पे, वो पेड़ को पकड़ लेंगे। बट हुआ क्या कि जो उस रात थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो उसका पैर उस पर स्लिप कर गया, जो सीजीआई शीट का स्लोप होता है, और ही कुड नॉट होल्ड द ट्री, और वहां से सीधे वो नीचे गिरा। पहन भी रखा और वो तो उसको तो, और बगल में कोई लकड़ी का चीज था, बाद में लोगों ने बताया कि अगर इस पे गिरता तो ऐसे नहीं बचता है, बस उससे कुछ बगल में गिरा ये, और इसकी स्पाइन में, लोअर स्पाइन में बल्ज हो गया इसके, और वो उसका रीजन रहा मेडिकली बोर्ड आउट होना, और फोर्स को छोड़ के 2008 में उसको रिटायर होना पड़ा। तो ही सस्टेन्ड दैट स्पाइनल इंजरी। लेकिन त्रिवेदी को बाद में वो कुशन्ड गद्दे पे जंप कराया गया,
और वो जंप कराने की वजह से उनको उनकी इंजरी उतनी ज़्यादा स्पाइन में नहीं हुई, घुटनों की इंजरीज थी जिसमें उन्होंने ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स लगे हुए थे। तो वो वाला एक सिचुएशन था इनको सेव करने का। फिर मॉर्निंग में क्लियरिंग ड्रिल के लिए ट्रुप सीढ़ी से घुसी और फिर पूरा क्लियर करते हुए जब ऊपर गई तब उन्होंने देखा किसी और फ्लोर पे और कोई नहीं था। टॉप फ्लोर पे शहीद बलवीर की बॉडी पड़ी थी। हाइड पे जो पड़ा था ब्लू कमीज पहने वो गाजी बाबा था, जिसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हुई, 2-3 चैनल से इस्टेब्लिश हुई। रशीद की डेड बॉडी नीचे मिली और ये 2 लोग तो ऑलरेडी जंप कराए जा चुके थे। और उसकी बॉडी का आइडेंटिफिकेशन भी बड़ा ये था कि बीएसएफ बयान जब तक देना नहीं चाहती थी जब तक 100% श्योर ना हो जाए। तो इसने जनवरी 2001 में जी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था गाजी बाबा ने ओपन कैमरा पे। अच्छा सर। इंटरव्यू से पहले इसने खुले चेहरे से इनफॉर्मल बात करी थी नसीर रिपोर्टर से। सरवर कासनी वाज दी फोटोग्राफर, वो कैमरामैन था। और उसके बाद जब इसने नकाब लगा के इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू जी पे पूरा प्रसारण हुआ था। तो सबसे पहले बीएसएफ नसीर को लेके आई डेड बॉडी पहचानने के लिए। तो नसीर ने डेड बॉडी पहचाना क्योंकि इसको मोल था, एक गाजी बाबा के यहाँ पर एक मोल था, बड़ा प्रोमिनेंट मोल। दूसरा जो पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारे जिसको हमने अरेस्ट कर रखा था, जब बॉडी आई टैक हेडक्वार्टर में तो बड़े गुस्से में देख के बोला कि अच्छा मास्टर जी को मार दिया आप लोगों ने। और तीसरा जो माइक चार्ली जो उनका मास्टर कंट्रोल पाकिस्तान का है, वायरलेस सेट पे जो कम्युनिकेट करते थे, उस पर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारे मोहतरम, बड़े अफसोस के साथ हम कहते हैं कि हमारे मोहतरम, हमारे दिल के ताज, हमारे आँखों के तारे जनाब गाजी बाबा नहीं रहे। हम उनके कातिलों को पैगाम देते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम उन्हें इसका सबक सिखाएंगे। ये वहाँ से इंटरसेप्शन हुआ आर्मी के थ्रू, आईबी के थ्रू, जो भी वो पता लगा। और उसके नमाज जनाजा में बहावलपुर में करीब 4 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। ये बात डीजी ने मुझे स्पाइन इंजरी सेंटर वसंत कुंज में एडमिट होने के दौरान बताई थी। तो ये उसके आइडेंटिफिकेशन हुआ। आइडेंटिफिकेशन के बाद इसके मारे जाने की खबर एकदम आग की तरह से आर्मी भी आ गई थी, बाद में आर्मी भी आई। जो कुछ भी जितने लोग श्रीनगर के आसपास की यूनिट थी, कोई नहीं था जो ना पहुंचा हो। हॉस्पिटल डेज में कर्नल पुरुषोत्तम का मेरे पास बुके आया, आरआर राष्ट्रीय राइफल गंदरबल एरिया में जो डिप्लॉयड थे, क्योंकि जो पाकिस्तानी जिंदा था बाद में इसके इंट्रोगेशन से निकले हुए कुछ हाइड आउट गंदरबल एरिया में निकले, जिसको कर्नल पुरुषोत्तम ने ब्रेक किया था। और 8 या 9 सितंबर 2003 के आर्काइव में मिलेगा, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है डीजीपी जेएनके गोपाल शर्मा की, जिसके अंदर है। इसको कर देते हैं सर। इसी ऑपरेशन के लिए आपको कीर्ति चक्र दिया गया था एंड बाकी मैंने सुना है सर कि इस पूरी टीम को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, गैलेंट्री अवार्ड्स। एक्चुअली उस समय इसको काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन माना गया था, क्योंकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने खुद बयान दिया था कि यूएसए अभी भी ओसामा बिन लादेन की तलाश कर रहा है, जो कि 9/11 का मेन एक्यूज्ड है। लेकिन हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि 26/11 के मतलब पार्लियामेंट अटैक के मेन एक्यूज्ड को हमने मार गिराया। तो ये उसका बड़ा प्राइड लिया उन्होंने। दूसरा, अगर हमारी फोर्स की बात देखें तो 1971 के वार के बाद सिंगल ऑपरेशन में 16 गैलेंट्री एक सिंगल ऑपरेशन में कभी नहीं मिला है। 16 गैलेंट्री इन वन ऑपरेशन, इन विच 1 कीर्ति चक्र, 1 शौर्य चक्र, 4 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड 10 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो इसमें 16 गैलेंट्री अवार्ड मिले। और डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन कार्ड की शायद काउंटिंग ही नहीं है। सुपर किंग एयरक्राफ्ट उड़ते समय दिल्ली से डायरेक्टर जनरल ने ब्लैंक डीजीसीआर जब सिग्नेचर करने शुरू किए तो लैंड तक करने तक उन्होंने जितने साइन कर दिए उतने मिल गए, आप समझ लीजिए। ऐसा बताया जाता है मुझे। और उसमें जो भी यूनिट गई, पेरीफरी में थी, सपोर्ट में थी, अवेलेबल थी, दिल खोल के अवार्ड दिया। और बनता है सभी की उसको करा गया सर। और सबसे वो तो एक पार्लियामेंट अटैक एक इतनी बड़ी घटना उसने की थी, लेकिन जो उसने कॉप किलिंग की ना, श्रीनगर सिटी के अंदर खौफ था यूनिफॉर्म के लोगों को कि भाई कब कहाँ पिस्टल शूटिंग हो जाए, ग्रेनेड पड़ जाए। एक डरा हुआ था आदमी, और उनके लिए यूनिफॉर्म बस था, ओजी और खाकी 2 यूनिफॉर्म दिखनी चाहिए, किसी को मार देंगे। और कोल्ड ब्लड मर्डर करते थे सब। सो दैट वे ये बहुत बड़ा रिलीफ था। और 13 साल तक जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप खड़ी नहीं हुई उसके बाद।
आप ध्यान दीजिए 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ है। So, तो 2003 और 16 13 बरस तक देखिए जैश खड़ी नहीं हो पाई, इतना बड़ा कमांडर था वो। हाँ 16 के बाद खड़ी हुई तो जैश अभी एक्टिव है, 8-9 साल हो गए, दोबारा जैश रिवाइव कर गई है। बट फॉर 13 ईयर्स जो गाजी बाबा के मारने का इम्पैक्ट था वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा। amazing sir, amazing. It's an honor Thank you for so us to much. be here with you, sir. Thank you. I'll request आप हमारे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से गेस्ट हैं सर, एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु एस्पायर टू जॉइन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एंड तो मैं आपके माध्यम से पहले तो सारे बीएसएफ के ऑफिसर्स Thank you so much. फोर्स Thank को you so सैल्यूट much. करना चाहूँगा सर फ्रॉम आवर एंटायर टीम, एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा अगर कुछ बीएसएफ के बारे में बता दें सर, उनके चैलेंजेस कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है एंड स्टफ लाइक दैट। सबसे पहले जो आपने एक सीमा सुरक्षा बल के बारे में इतनी अच्छी एक बातें पेश करी, मैं उन तमाम शहीदों और विकलांग लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि प्रॉब्ली ये शब्द उनके लिए हैं और वो इसको डिजर्व करते हैं। जहाँ तक बीएसएफ की बात है तो भारत की जो सीमाएं हैं, भारत के ऑलमोस्ट करीब 15,500 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, और बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि भारत का ओशन बाउंड्री भी लगभग इतना ही है। तो भारत की समुद्री सीमा और भारत की लैंड बाउंड्री दोनों बराबर है लगभग। इसमें देख लीजिए तो जो सबसे चैलेंजिंग बॉर्डर है वो उस ट्रेजेडी से पैदा है जो ट्रेजेडी 1947 में हुई थी, वो है पाकिस्तान बॉर्डर। तो पाकिस्तान बॉर्डर ऑलमोस्ट 3,200 किलोमीटर प्लस बॉर्डर है, और जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश का। ये शायद लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कैसे हो सकता है, बट दैट इज द फैक्ट।